नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। देखिए, ये जो आपकी क्लास है ज्योग्राफी की, ये आपको पता ही होगा। एक बार कमेंट करेंगे, कुछ कमेंट सेक्शन शायद अटक गया है। कमेंट्स थोड़े से अटक रहे हैं, कोई बात नहीं। चलो, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। शायद मेरे पार्ट पे कुछ इशू हो सकता है। आप सब बताएं, आप सबको आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? फिर मैं सेशन को शुरू करता हूँ। डार्क मोड अभी ठीक है, डार्क मोड कर लेते हैं, आप चिंता ना करें। थोड़ा सा लैग कुछ बच्चे लिख रहे हैं, एक बार रिफ्रेश कर लें आप अपने पार्ट पे, सब नॉर्मल है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी कहानी कहाँ तक जाती है। आपको याद है लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस करा था? आप एक बार मुझे चेक करके बताएं, फिर मैं उसके आगे जो है कंटिन्यू करता हूँ आप सभी के साथ। हमने डिस्कस करा था, शायद आपको याद होगा, मिनरल्स के बारे में। क्या मिनरल्स हमारे पूरे हो गए थे? ठीक है, 10 तक हमने करा था, ठीक है, 10 तक हुआ था, ठीक है। अन्य टॉपिक, ठीक है जी हाँ, नया टॉपिक भी आपको पढ़ाया जाएगा, नया टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा। कमेंट सेक्शन क्यों अटक रहा है? रुकिए, मैं चेक कर रहा हूँ क्यों अटक रहा है कमेंट सेक्शन यार। एक बार मुझे बताएंगे कि आप सब ठीक है? देखिए दोस्तों, आपको पता ही होगा कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है, तो उसको लेकर कृपया परेशान ना हुआ करें। ये टेक्निकल इशू, इंटरनेट कनेक्शन, अब क्या कर सकते हैं। मेरा नाम राहुल अरोड़ा है, राहुल अंबानी तो नहीं है जो मैं खुद को ही फोन करके अपना कनेक्शन ठीक करा लूं, है ना? तो आप समझ ही रहे हैं कि कभी कभार ये सब दिक्कतें जो है आ जाती हैं। आप कृपया ऐसी चीजों को लेकर परेशान ना हुआ करें। चलो सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी कहानी आज कहाँ तक जाती है। आज के सेशन में जो आपके हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, वो सबसे पहले तो हम मिनरल्स को पूरा करेंगे, जिसमें हम कोल के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में कुछ पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम कौन से वाला? साउथ की कुछ रिवर शायद आपको याद है, हमारी बची थी, जिसके अंदर कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, गोदावरी है। इन सब नदियों की हम आज बात करेंगे, जहां तक भी अपनी पूरी हो पाएगी। और बाकी जो पोर्शन है आपका कल वाले सेशन से जो है कल वाले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो डाउट्स होंगे आप मुझे भेज देना। माउंटेन पीक में आपको इसी में कराऊंगा, और माउंटेन पीक वाला टॉपिक आपको बचा हुआ है, मैंने आपको उसके नोट्स बनवाने हैं, वो बिल्कुल आखिरी टॉपिक अपना हम रखेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं सेशन को। K2 की बात भी कर लेंगे, K2 की बात भी कर लेंगे, चिंता क्यों करते हैं। चलो शुरू करते हैं जी सेशन को। कुछ डेटा रहता है, अरे कोई चिंता की बात नहीं है। सेशन बैच खत्म होने से पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपको लगेगा सर ये और पढ़ाना है, तो मैं पढ़ा दूंगा। कोई ऐसी मतलब ये सब मत सोचा करो, बिल्कुल चिंता मत करा करो, ठीक है। आप अपनी कॉपी में, अगर आपने पिछली क्लास लगाई है तो आपकी कॉपी में आखिरी हेडिंग जो होगी 10 की होगी। अगर आपने नहीं लगाई तो अपनी कॉपी में मिनरल्स लिख के उसमें आप लिख सकते हैं कि अपना कोल, क्योंकि 10 के बारे में बस मैंने आपको ये बताना था कि इंडिया में जो है मेनली आपको बस्तर वाला जो इलाका है, छत्तीसगढ़ वाला इलाका वहां देखने को मिलता है। चीन जो है नंबर 1 पे आता है। क्या इतना आपने नोट कर रखा है? बस इतना ही हमें 10 में पढ़ना था। मेन तो थोड़ा सा ना कोल से सवाल थोड़े से ज्यादा बनते हैं। कोल से केमिस्ट्री ओरिएंटेड एंड ज्योग्राफी ओरिएंटेड दोनों टाइप के सवाल आपके बनते हैं। सबसे पहली बात, कोल जो हमारा बनता है, ये एक टाइप का फॉसिल फ्यूल है, और मेन कंटेंट जो इसके अंदर होता है वो कार्बन होता है। तीसरी बात ये होता है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी, शायद आपको ये सब बातें पता होंगी। और ये मेनली फॉसिल्स से बनता है, और इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम जो है इसे लगता है बनने में। ऐसा नहीं है कोयले को आप आज या 1 साल, 10 साल, 50 साल में बना देंगे, हजारों साल लगता है तब जाके कोयला कुछ तैयार होता है, जिसे हम कुछ ही मिनटों के अंदर जलाकर राख कर देते हैं। ये कुछ बातें हैं, वो ये टाइप का फॉसिल फ्यूल है, यानी जो हमारे बॉडीज हैं, वो जब मिट्टी के नीचे दबती चली गई तो उनके ऊपर प्रेशर आया, वही प्रेशर में जाकर जो है आपका उसने एक कोल का रूप ले लिया। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपने आंसर दे दिया होगा। अब एक चीज को और बड़े ही ध्यान से आप समझेंगे, ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है आप सबको पता होगा। ऑर्गेनिक मैटर का जो मतलब होता है वो होता है जब वो फॉसिल जितने भी हैं, कोई सा भी फॉसिल हो सकता है, या फिर उसके अलावा वेजिटेशन भी इसके अंदर आता है। या समझ गए ना, मतलब इंसान का भी हो सकता है और इसके अंदर पेड़ पौधों का भी हो सकता है। अल्टीमेटली ये जो है इसका सॉलिडिफिकेशन होता है, ऑर्गेनिक मैटर का सॉलिडिफिकेशन होता है। सॉलिडिफिकेशन क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर लगता है, प्रेशर दाब लगता है इसके ऊपर, जिसके चक्कर में क्या है, आगे जाके कोल का रूप ले लेता है। क्या आप यहां तक बात समझ पाएंगे दोस्तों? सॉलिडिफिकेशन का मतलब उसका ठोस हो जाना। अगर आप किसी चीज को दबाते हैं तो वो एक समय के बाद क्या होता है, ठोस हो जाता है। इसका मैं आपको प्रूफ देता हूँ। कभी आप कभी रेस्टोरेंट में गए होंगे, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है, एक थाली मिलती है, महाराजा थाली और सिंपल थाली, डीलक्स थाली, आपने सुने होंगे, कई तरीके के नाम होते हैं। तो उसमें जो वो चावल रखते हैं, वो चावल उल्टी कटोरी की शेप के होते हैं, कभी आप नोटिस अगर करोगे तो वो इस वजह से होते हैं क्योंकि उसके अंदर जरूरत से ज्यादा चावल भर दिए जाते हैं, और उस वक्त कटोरी को उल्टा करके कटोरी को हटा दिया जाता है। यानी आपने उसके ऊपर जब चावलों के ऊपर दबाव लगाया है तो वो सॉलिडिफाई हो गए, एक दूसरे के पास आ गए। अगर आप और ज्यादा दबाव लगाएंगे तो बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे वो। तो इसी तरीके जब पृथ्वी की जो सतह होती है, एक के ऊपर एक आती जाती है यहाँ पर, उसके ऊपर दबाव लगाती है, तो वो भी उसी तरीके सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी इकट्ठा हो जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैंने सादी भाषा में इसका मतलब सिखा दिया है, किस तरीके प्रेशर लगता है। फॉसिल प्लस वेजिटेशन जो है आपका ऑर्गेनिक मैटर होता है सागर, यानी इससे ही आगे चलकर आपका क्या है, कोयला बनता है। एक बात याद रखेंगे, जितना पुराना, जितना गहरा दबा हुआ कोयला है उतना बढ़िया है। इसका मतलब क्या है, हाई प्रेशर या फिर ओल्ड
जो कोल होता है वो होता है हाई क्वालिटी। नहीं, आप आराम से बाद में क्लास लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। क्या मैं उम्मीद करूं यहाँ तक का बात समझ पा रहे हैं? गुड इवनिंग। या क्योंकि देखो, जो जितना पुराना है वो उतना नीचे दब चुका होगा, जितना नीचे दब चुका होगा उसके ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगने का मतलब क्या है? वो उतना ही बढ़िया क्वालिटी का कोयला होगा। और हाई क्वालिटी का ये भी मतलब होता है कि हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो कार्बन की प्रतिशतता है वो इसके अंदर ज्यादा होगी। यानी जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होगा उसके अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ कार्बन आपका पाया जाएगा। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, आपका सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट। उसके बाद आपका होता है बिटुमिनस, फिर होता है आपका लिग्नाइट, फिर होता है पीट। यानी अगर आप क्वालिटी के हिसाब से अरेंज कराते हैं या फिर कार्बन परसेंटेज के हिसाब से अरेंज कराते हैं तो ये आपका सीक्वेंस चलता है। याद करना बड़ा ही सिंपल है, आपका ए बी एल पी ये आपका सीक्वेंस है। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपने इसे अरेंज कर रखा है, यानी जिस तरीके अल्फाबेट चलते हैं उसी तरीके ये चल रहा है। ए के बाद बी आता है, फिर कहीं समय आगे जाके एल आता है, फिर उसके बाद आपका पी आता है। अगर आप परसेंटेज की बात करते हैं तो कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है यहाँ पर, बस ऐसा ध्यान रखिए कि करीब 40% के आसपास आपको जो दिखता है, 40 से 50% पीट होता है और 60% से लेकर 65% तक लिग्नाइट हो सकता है। अराउंड 80% तक आपका ये हो सकता है और 90% से ऊपर का जो होता है वो आपका एंथ्रासाइट होता है। क्या मैं उम्मीद करूँ आप बात समझ पा रहे हैं? मैं स्लाइड को डार्क कर लेता हूँ, आप चिंता ना करें। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? यानी 85, 90, 95, 99 ये सब आपका एंथ्रासाइट होता है। उससे लो क्वालिटी बिटुमिनस होता है, उससे लो क्वालिटी लिग्नाइट होता है और उससे लो क्वालिटी जो होता है पीट होता है। ये ध्यान रखेंगे, बेस्ट क्वालिटी ये है, बेस्ट क्वालिटी आपका ये है। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले एंथ्रासाइट ANTHRACITE, दूसरे नंबर पे आपका बिटुमिनस BITUMINOUS, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। इंडिया में ये बहुत ही कम इलाकों में पाया जाता है, मेनली जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ हैं उन इलाकों में पाया जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता। जो इंडिया में मेनली पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट इन इंडिया जो होता है वो है बिटुमिनस। मैं उम्मीद करूँ आप बात समझ पा रहे हैं। ज्यादा एनर्जी जनरेशन के लिए जो बेस्ट है आशुतोष वो आपका एंथ्रासाइट है, लेकिन इंडिया में कौन सा इस्तेमाल करा जाता है? इंडिया में इस्तेमाल करा जाता है आपका बिटुमिनस सबसे ज्यादा, बिकॉज यही सबसे ज्यादा मिलता है। क्या मैं उम्मीद करूं आप इस बात को समझ पा रहे हैं? देखो दोस्तों, हो सकता है स्लाइड अटक रही हो सकता है आपको आवाज कम आ रही हो, ये सब ना छोटी मोटी बातें हैं। जब तक आप तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, आपको दिख रहा है, मेरे हिसाब से हमारा काम बन जाएगा। ज्यादा दिक्कत होगी तो ही मैं जो है एक बार अपने पार्ट पे कनेक्शन चेक कर दूंगा, ठीक है? यहाँ तक मैं उम्मीद करूँ आप बात समझ चुके हैं। कोई आपसे पूछता है स्मोकलेस कोल कौन सा है, जिसके अंदर धुआं ही नहीं आता? देखो, जो धुआं आता है ना वो आता है पानी के चक्कर में, यानी जो गीलापन होता है उसके चक्कर में धुआं आता है। आप कभी ध्यान देना, जो गीली लकड़ी होती है, एक सेकंड यार, फिर माफी चाहेंगे, आज सभी क्लासेस में मेरा एक एक बार फोन बजा है, आज तो ऐसा लग रहा है कि रिकॉर्ड बन गया है। आज हर क्लास में मेरा फोन बजा, मैं माफी चाहेंगे, कुछ आपसे ही एसोसिएटेड कुछ आया है, बस आपसे मैं 10 सेकंड लेना चाहूंगा। चलो जी, कंटिन्यू करते हैं। एंथ्रासाइट जो हमारा होता है इसके अंदर कार्बन कंटेंट जो है सबसे ज्यादा होता है और 90% से ज्यादा होता है, बेस्ट क्वालिटी होता है और इसी को हम बोलते हैं क्या? स्मोकलेस कोल। स्मोकलेस कोल यही होता है, याद रखेंगे, यानी इसके अंदर धुआं नहीं होता है। क्या मैं उम्मीद करूं इस बात को आप समझ पा रहे? पक्की बात? यहाँ से सवाल आपके बन सकते हैं कि सबसे लो क्वालिटी कौन सा, सबसे हाई क्वालिटी कौन सा। बाकी ये डिस्कशन हम बहुत बार कर चुके हैं, आपका केमिस्ट्री में शायद आपको याद होगा। अब मैं आपसे कुछ और एक बातें कर लेता हूँ, ध्यान से बात को समझना। एक कोयला है जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी कोल, ये कौन सा है? ये बताओ। ऑप्शन देता हूँ, चलो। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ऑप्शन ई स्किप रहेगा तो आप स्किप कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कभी भी सवाल मुश्किल हो सकता है, मतलब कभी भी सवाल जो है मुश्किल हो सकता है। 30, 19, 1 और 29, 30, 31 जो कि 20, 2 और 22 और बाकी 25। चलो समझ गए। करेक्ट आंसर जो है ना इसका वो है पीट। 22% लोगों ने सही आंसर दिया है बस। इसका करेक्ट आंसर पीट है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं आपको समझाता हूँ। प्राइमरी कोल वो कोल हुआ ना जिससे बाकी सब बनते हैं, जैसे प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जिससे बाकी सब बनता है। कोई सा भी कोयला आज वो एंथ्रासाइट हो, बिटुमिनस हो या लिग्नाइट हो, कभी ना कभी तो पीट रहा होगा। यानी पीट से ही जब और दबाव लगा होगा तो लिग्नाइट और ज्यादा पे बिटुमिनस और ज्यादा पे एंथ्रासाइट बना होगा। यानी पीट को ही प्राइमरी कोल कहा जाता है। प्राइमरी के पी से पीट का पी रिलेट कर सकते हैं। बाकी अब लॉजिक आप पकड़ चुके हैं तो मेरे हिसाब से काम बन गया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। नहीं, प्राइमरी का मतलब जो कि बेसिक होता है जिससे आप बाकी सब कुछ बनाते हैं। आगे चलते हैं। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो कोयला मिलता है वो मिलता है झारखंड में और उड़ीसा में और
छत्तीसगढ़ में। आप सभी जानते ही हैं, आप सब जो है मूवीज देखते ही रहते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जो है इसी इलाके में मिलता है और दुनिया में सबसे ज्यादा जो है चीन में मिलता है। अगेन चीन जो है इससे आगे। स्मोकलेस कोल जो एंथ्रासाइट है आपका, रजत एंथ्रासाइट है स्मोकलेस। सबसे न्यू भी कह सकते हैं, बिल्कुल अक्षय बिल्कुल कह सकते हैं। क्या ये बात आप समझ पाए? यानी ये जो छोटा नागपुर वाला इलाका हो गया करीब, आपको वहां पर कोयला बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और उसके बाद चीन जो है आपका, दुनिया में जो है चीन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बिल्कुल सही लिखा है आपने। सॉन्ग बिल्कुल आपने सही लिखा है। साइज की वजह से कह सकते हैं आप, मेनली लोकेशन की वजह से कह सकते हैं वहां ज्यादा मिलता है। आगे चलते हैं। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात अच्छे से समझ चुके हैं। आगे चलते हैं। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला कौन सा पाया जाता है? याद रखेंगे बिटुमिनस कोल जो है वो पाया जाता है, बिटुमिनस। ये आप ध्यान रखेंगे। कोई आपसे पूछता है लिग्नाइट जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट ये याद रखेंगे ना, आपका तमिलनाडु में बहुत अच्छा पाया जाता है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का आपका आंसर हो गया। लिग्नाइट जो है ना तमिलनाडु में पाया जाता है। नवेली नाम की जगह है तमिलनाडु में, वहां पर पाया जाता है। मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन में दिख जाएगी तो आपके लिए इजी रहेगा। ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ, बस पेपर में आया तो सही, नहीं आया तो सही। तमिलनाडु में लिग्नाइट जो है आपका पाया जाता है। अच्छा, मौका सवाल है, कमाल हो गया। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो अब बात अगर हम करते हैं आपसे, मान लेते हैं अंथ्रासाइट की। तो अंथ्रासाइट मेनली इंडिया के अंदर नॉट मच पाया भी जाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाएगा। और कोई पूछता है वैली कौन सी है, तो चेनाब रिवर वैली, चेनाब रिवर वैली के अंदर आपको कोयला देखने को मिलता है। क्या ये बात आप समझ पाए? नहीं, एक्चुअली सॉइल का नहीं है, प्रेशर कितना है, मतलब पहाड़ों से संबंधित आप कह सकते हैं कि कितनी ऊपर उसके ऊपर लेयर्स चढ़ चुकी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बातों को समझ चुके हैं भाई, बस कोशिश है पूजा। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। इंडिया जो है कोयले का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, जो कि जरा सी भी कतई भी अच्छी बात नहीं है। इंडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है कोयले का। इतना इस्तेमाल करता है कि इंडिया को इम्पोर्ट करना पड़ता है कोयला। अब होता क्या है, जब कोयले को हम जलाते हैं तो हमें तो ऐसा लगता है कि इससे कार्बन निकलेगा भाई, क्योंकि इसके अंदर कार्बन ही तो है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज भी होती हैं, तो इम्प्योरिटीज के रूप में इसके अंदर से हमें देखने को मिलता है नाइट्रोजन और सल्फर भी। समझ पा रहे हैं आप बात को? कार्बन जलेगा तो उसने तो CO2 बना दिया, चलो पर्यावरण को नुकसान करेगा लेकिन तबियत को तो खराब नहीं करेगा भाई, CO2 है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो इसके अंदर नाइट्रोजन और सल्फर होता है वो क्या करता है, हमारी हेल्थ को भी दिक्कत देता है। इसलिए जो कोयले के खदान में काम करते हैं या जो कोयले से संबंधित काम करते हैं, उनका शरीर जो है लंबे समय में खराब होने लगता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ तक बात समझ चुके हैं। अब कुछ इलाके हैं झारखंड छत्तीसगढ़ में, अगर आपने मूवी देखी है वसेपुर वगैरह, तो आपने देखा होगा कि शायद ही कुछ वहां पे लीगल है जैसा मूवी में दिखाया गया है। तो झारखंड में माइंस है आपकी, झारिया माइंस हो सकता है प्रोनाउंसिएशन इसका उस इलाके में अलग से बोला जाता है। नाइट्रोजन एंड सल्फर, लास्ट वाला रिपीट करता हूं, जब कोयले को जलाया जाता है तो उसमें कोयले के साथ, कोयले के कार्बन के साथ साथ उसके अंदर जो नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है वो भी जलता है। तो उसकी जो गैसेस होती हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाती हैं और हमें नुकसान पहुंचाती है, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल गैस होती है। अगले पेज में मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ नाम, जैसे छरिया माइंस है, कोरबा माइंस है। स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन वैरी कर सकता है। ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। यहाँ से बहुत बड़े अमाउंट में जो है कोयला निकाला जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। ब्लैक लंग डिसीज, हाँ बिल्कुल सही, केमिस्ट्री में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? अब यहाँ पर क्या हुआ, काफी सारा काम इलीगल होता है लेकिन फिर भी सरकार ने क्या करा, एक फंड बनाया है जिसका नाम है व्हाई नाइट्रोजन इट डज नॉट अफेक्ट ह्यूमंस। एक्चुअली जो आपका सल्फर होता है नुकसान पहुंचाता है, लेकिन नाइट्रोजन जो होता है भले ही डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाता, बट NO2 जो होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो नुकसान पहुंचाता है। एंड इसके अलावा ये जो है हवा में मिलता है गुरु कृपा, और ये क्या करता है H2SO4 बनाता है, और ये आपका क्या बनाता है HNO3 बनाता है, नाइट्रिक एसिड और आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। जिस चक्कर में मैंने आपको दोनों ही एक साथ पढ़ा दी। डार्क मोड अभी 5 मिनट में कर देता हूँ, बस आपको 5 मिनट मुझे और दो, ठीक है? आगे चलते हैं। झारखंड छत्तीसगढ़ में एक फंड बनाया गया जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, ये है आपका कोयले की माइनिंग से जुड़ा। क्या इस बात को आप समझ पाए? इसमें क्या हुआ कि जब भी कोई कोयले की कंपनी और उस इलाके में माइनिंग का टेंडर लेगी तो उसका जो 10% है वो पहले देना होगा और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड में उसे डाला जाएगा, और जो वहां के लोग रहने वाले हैं उनकी भलाई के लिए उसे इस्तेमाल करा जाएगा। ये किताबी बातें हैं तो मान जाओ, बस ऐसा होगा तो होगा, असली में क्या होगा वो छोड़ दो, लेकिन कुछ बातें हैं बस वो आप पढ़ लो क्योंकि पेपर आपसे पूछ सकता है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जो है कोल से संबंधित है, ये ध्यान रखना, और झारखंड छत्तीसगढ़ वाले इलाके से जुड़ा हुआ है। क्या मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप बात दोस्तों समझ पा रहे? पक्की बात। चलो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ मेघालय का। ये अभी का तो नहीं है, थोड़ा पुराना हो चुका, बट इससे सवाल बन सकता है, वो है रैट होल माइनिंग।
ये न्यूज़ में रहता था पिछले साल, अब तो कोरोना रहता है न्यूज़ में और कई और चीज़ें रहती हैं न्यूज़ में। लेकिन एक समय था जब ये रैट होल माइनिंग जो है न्यूज़ में रहा करती थी। आज से 2 साल पुरानी बात है, करीब 18-19 आप मान सकते हो। सबसे पहली बात ये कहाँ पर करी जाती है? ये करी जाती है मेघालय में, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? मेघालय में क्योंकि पहाड़ियाँ हैं, आपको पता होगा गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों का मतलब ये है कि उसके नीचे वाली जगह पे दबाव ज़्यादा होगा। दबाव ज़्यादा होने का मतलब है कि वहाँ पर कोयला आपको देखने को मिल सकता है। मैं उम्मीद करूँ आप इस बात को समझ पा रहे हैं। अब होता क्या है, वहाँ पर कोयला तो देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप उसे मशीनों से निकालेंगे, बिकॉज़ वो जो इलाका आपका है ना, वो इलाका थोड़ा-सा पहाड़ी इलाका है, तो क्या मैं कह सकता हूँ ईज़िली वहाँ पर कुछ भी जो है ऊपर-नीचे हो सकता है। यानी अगर कोई पहाड़ी इलाका है तो आसानी से वहाँ का भूसंखलन हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, सब चीज़ें नीचे आ सकती हैं। बिकॉज़ पहाड़ी इलाका जो होता है वो इतना स्टेबल नहीं होता। आपने देखा होगा ज़रा-सी बारिश हुई सब नीचे आ गया। वो लैंडस्लाइड का तो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ बस मैं आपको। मान लेते हैं वहाँ पर अंदर गैसेज़ हैं, क्योंकि वहाँ पे सिलिका भी आपको देखने को मिलता है अंदर की तरफ, सिलिका और कोयला भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, छोटी-छोटी सुरंगें बनाते हैं। छोटी-छोटी सुरंगें बनाते हैं। सरकार ने साफ कह रखा है कि भले ही यहाँ पे कोयला है, लेकिन इस जगह को स्टेबल रखने के लिए हम यहाँ पर जो है, इससे कोयला भी नहीं निकालेंगे। जब हम पे टेक्नोलॉजी कुछ बढ़िया आ जाएगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोयला निकालेंगे। बट क्योंकि उन इलाके के लोगों को पता होता है इसके नीचे कोयला है, जो कि वो बेच सकते हैं और आपको पता है देश में गरीबी का क्या आलम है। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर एक टाइप की सुरंग बनाते हैं और सुरंग के अंदर जाते हैं लोग छुप-छुप के और अंदर से कोयले को लेकर बाहर आते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इतनी लंबी सुरंग बना दी है, एक जगह से भी ऊपर से क्रैक हो गया, तो वो हमेशा के लिए खत्म है। एक जगह, सिर्फ एक जगह चाहिए, वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो 10 मीटर अंदर जाके हो सकता है, 20 मीटर अंदर जाके हो सकता है। और इस ये जो है लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो फँस के मरे हैं, इस चक्कर में थोड़ा-सा न्यूज़ में था, आप ध्यान रखेंगे। और बस ये ध्यान रखेंगे जो रैट होल माइनिंग आपका है, वो मेघालय से जुड़ा हुआ है और ये कोल से जुड़ा है। किस चीज़ की माइनिंग करी जाती है? यहाँ पर कोल की माइनिंग करी जाती है। मैं उम्मीद करूँ इस बात को आप समझ पाएँ। पक्की बात? और ये जुड़ा है आपका इल्लीगल इल्लीगल माइनिंग से, इल्लीगल माइनिंग ऑफ कोल्स। जैसे चूहा सुरंग बनाता है, तो इसका नाम जो उठाया गया वहीं से उठाया गया कि उस टाइप से हम जो है सुरंग बनाते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ पा रहे हैं। अब होता क्या है, ये लोग क्या करते हैं, वहां से कोयला निकाल-निकाल के बाहर रखते रहते हैं। अब बाहर रखने की वजह से क्या होता है, कोयले का चूरा बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या उस इलाके में जो है कोयला उड़ने लगेगा? छोटे, बहुत छोटे-छोटे जो मतलब बुरादा है, बिल्कुल पाउडर है जो, वो आपका संबंधित होता है फ्लाइंग कोल से, यानी फ्लाइंग ऐश से। समझ पा रहे हैं आप बात को दोस्तों? ये फ्लाइंग ऐश से संबंधित होता है और ये क्या करता है, ये सांस की दिक्कतें करता है, बिकॉज़ शरीर के अंदर जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ पा रहे हैं और यही आगे जाके ब्लैक लंग डिसीज़ कर सकता है। जनरली यस शिवा। आगे चलते हैं जी। बहुत ज़्यादा डेटा दे दिया है क्या मैंने? बहुत ज़्यादा डेटा दे दिया है क्या? छोटी-सी चीज़ के बारे में। डिसीज़ का नाम है आपका ब्लैक लंग डिसीज़, ब्लैक लंग डिसीज़। ये होती है उन्हें जो कि कोल की खदानों में काम करते हैं, क्योंकि उनके शरीर के अंदर कोयला चला जाता है सांस लेते हुए। नहीं, ऐश देखो उसे कहा जाता है, बस उसे कहा जाता है, फ्लाइंग कोल कह सकते हो आप उसे। चलो आगे चलते हैं। माइनिंग का कोई शुद्ध हिंदी यहाँ पे लिखना चाहे तो वो लिख सकता है। सुरजीत चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें। खदान, माइनिंग माइनिंग खदान तो आपका हो गया माइन, खनन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। अब ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाता है। आप सबको पता ही है कि जो कोल है इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करा जाता है। कार्बन का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है, शायद आपको पता होगा। कार्बन का इस्तेमाल जो है बुलेट प्रूफ जैकेट्स में, नॉर्बाइड वगैरह सब केमिस्ट्री में पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा दोस्त। ठीक है जी। ये सब हम पढ़ चुके हैं, तो इस पे दोबारा टाइम हम नहीं खराब करेंगे। अब बात कर लेते हैं पेट्रोलियम की। ये वो टॉपिक्स है कि जनरली हम जो छोड़ के जाते हैं, मतलब ये वो टॉपिक्स है जो कि जनरली नहीं पढ़े जाते हैं। इनफैक्ट हो सकता है मैंने पिछले प्लैटिनम में भी आपको इनमें से कुछ चीज़ें ना कराई हो, बिकॉज़ अगेन वही वाली बात है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में बहुत कम सवाल बनते हैं। इसी वजह से जनरली ये सब नहीं पढ़ा जाता, बट अगेन अब नहीं तो कब, सुपर प्लैटिनम में नहीं तो फिर कब। पेट्रोलियम जो आपका है, याद रखेंगे, ये एक टाइप के हाइड्रोकार्बन्स है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन होता है और एक क्या होता है, लैग होता है। नहीं दोस्त, हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। ये 2 चीज़ें जो है पाई जाती हैं। पेट्रोलियम के अंदर मेनली हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है और इन्हीं को मिलाकर हम एक शब्द देते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोकार्बन्स। क्या इस बात को आप समझ पाए? पेट्रोल, डीज़ल, नेचुरल गैस, दुनिया भर की जो बातें होती है सब की सब पेट्रोलियम से बनती है। समुद्र के अंदर तेल कैसे पॉसिबल है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, चिंता ना करें आप। बिल्कुल पूछें। अब एक चीज़ आपको समझनी होगी कि पेट्रोलियम से हम जब इतना कुछ बनाते हैं तो उसका प्रोसेस कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये नहीं पढ़ते हम कि ये होता क्या है, बस हमें नाम ध्यान रखना होता है। ये स्कूल की सीबीएसई की किताबों में आपको मिल जाएगा अगर आप सीखना चाहें तो। एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से डेप्थ में यहाँ से सवाल नहीं बनाते। भाभी अभी मैंने शुरू करा है टॉपिक, चिंता मत करो, सब सिखा दूँगा। अब बड़े ही ध्यान से मेरी बात को समझना, जो पेट्रोलियम होता है ना, उसके अंदर बहुत कुछ होता है। यानी आप ऐसा मान के चलो पेट्रोलियम एक टाइप से क्या है, एक रूह अफ़ज़ा है, रूह अफ़ज़ा।
ये रूह अफ़ज़ा के अंदर आपको क्या पानी भी देखने को मिलता है, चीनी भी देखने को मिलती है, रूह अफ़ज़ा भी देखने को मिलता है, कलर भी देखने को मिलता है, नींबू भी देखने को मिलता है, मसाला भी देखने को मिलता है, काला नमक भी आपको देखने को मिलता है, बर्फ भी आपको देखने को मिलती है। बस सर बस बहुत कुछ देखने को मिल सकता है ना? एक बच्चा बह गया है, चलो कोई बात नहीं। ध्यान से बात को समझिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब पेट्रोलियम निकाला जाएगा, नहीं दूध नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने नींबू डाल दिया है, कोई सा भी आप दूध वाला, पानी वाला कैसा भी पी सकते हैं। बड़े ही ध्यान से आप बात को समझें। जो मान लेते हैं पेट्रोलियम को मैं निकालता हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि बहुत सारे उसके अंदर अलग-अलग प्रोडक्ट्स होंगे, तो सबका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा या गर्म होने का टेम्परेचर होगा वो अलग-अलग होगा। तो उन सबको अलग करके क्या करेंगे, उससे हम अलग-अलग चीज़ें बनाते रहेंगे, जैसे पेट्रोल बना लेंगे, डीज़ल बना लेंगे, वैसलीन यानी जो पेट्रोलियम जली होती है वो बना लेंगे, मोबिल ऑयल बना लेंगे, एलपीजी, सीएनजी दुनिया भर की चीज़ें हम उससे जो है बना सकते हैं। ठीक है? तो हल्का-सा आपको इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं विश्व समझने के तौर पे बिल्कुल। चलो, अब बड़े ही ध्यान से आप बात को समझना। पेट्रोल और डीज़ल ये आपका कहाँ से बनता है? पेट्रोलियम से बनता है। पेट्रोलियम अलग होता है। पेट्रोलियम एक ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होता है, जिसके अंदर एक पेट्रोल हो सकता है और एक डीज़ल हो सकता है और भी दुनिया भर की चीज़ें हो सकती हैं। इसका डिस्कशन अभी आगे चल के लियोनार्डो कर लेंगे। ओशियन करंट करा देंगे और बताएँ। अभी के लिए बेटा प्लीज़ इधर फ़ोकस करें क्योंकि ये भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक आप बात को समझें। अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो मीथेन होती है, वो पाई जाती है नेचुरल गैस में। ये आप ध्यान रखेंगे और ये मीथेन आपकी और कहाँ पाई जाती है? मार्शी एरियाज़ में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? सीएनजी में पाई जाती है। ये आप ध्यान रखिए। फ़ॉर्मूला होता है CH4। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अब यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं। इसी टाइप से अब कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं। अब इसकी डेप्थ में नहीं जाते बिकॉज़ ज्योग्राफी का कोर्स है, तो पेट्रोलियम कहाँ मिलता है इसकी हम थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। पेट्रोलियम आपको गुजरात में भी देखने को मिलता है, खंबत वाले इलाके में और कलोल वाले इलाके में और अंकलेश्वर वाले इलाके में। ये 3 इलाके हैं जहाँ पर आपको गुजरात में देखने को मिलता है। असम वाले इलाके में एक तो यार चुटकुले भी तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं ना कभी-कभी। दिग्बोई सुरमा वैली सुना होगा। क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ पाएँ? सिलेंडर में समझा नहीं सुरजीत, अगर आप पूछ रहे हो सिलेंडर में कौन-सी गैस होती है, तो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि ब्यूटेन और प्रोपेन से बनती है। लेकिन आजकल प्रोपेन वाला सवाल हट गया है, पूछते हैं मेनली क्या पाई जाती है, तो आपकी पाई जाती है ब्यूटेन। बिकॉज़ प्रोपेन की जगह पे हम क्या करते हैं, आइसोब्यूटेन का इस्तेमाल कर लेते हैं और साथ में इथाइल मरकैप्टन डाल देते हैं, जिससे कि खुशबू या जो स्मेल होती है वो आपको आ जाए। ठीक है? दिग्बोई, सुरमा वैली ये आप ध्यान रखेंगे और आपका नाहर, कटिया, ये 3 इलाके आपको ध्यान रखने हैं और महाराष्ट्र भी चलो पढ़ लेते हैं अंबानी साहब की याद में। मुंबई है। सवाल ऐसा बनाएगा कि इनमें कहाँ से जो है तेल निकलता है। देखो आपको एक बात समझनी होगी दोस्तों, कि हम जितना कमेंट करेंगे हम अपने लिए ही नुकसान करेंगे। सीएनजी में आपका पाया जाता है मीथेन, देखो मैंने पिछले पेज पे लिख रखा है बेटा, तो फोकस अपना बनाए रखें। चीज़ों को 1-2 बार रिवाइज़ करें कार्तिकेय, तो वही एक तरीका है दोस्त। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। पक्की बात? चलो। मुंबई हाई जो है या बॉम्बे हाई जिसे आप बोलते हो, वो महाराष्ट्र में पड़ता है और वहाँ से तेल निकाला जाता है। शायद आपको पता होगा रिलायंस पिछले कुछ समय में जो है मतलब न्यूज़ में भी था, मतलब ज़्यादा न्यूज़ में तो नहीं था बिकॉज़ ऑफ ऑब्वियस रीज़न्स। वो इस वजह से कि जब ता तेल जो है सस्ता हो गया था बीच में या फिर बहुत महँगा नहीं था, तो रिलायंस ने इनडायरेक्टली क्या करा था, कहा था तेल मैं नहीं निकाल रहा हूँ। यानी उसने तेल निकालना ही रोक दिया है जिससे कि जब तेल महँगा हो जाए तब वो तेल निकाले। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द थ्योरीज़। और चीज़ें जब महँगी हो जाएँगी तब वो तेल, मतलब वही बहुत अलग लेवल के दिमाग होते हैं इन लोग के, किस तरीके बिज़नेस को आगे बढ़ाना है। और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि मतलब अनऑफिशियल हैं, जो कि आप मतलब न्यूज़ में आपको डायरेक्टली नहीं मिलेंगी, जो कि होती रहती हैं। क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? एक और इलाका है, ऑक्टेन नंबर जो होता है बेसिकली वो नॉकिंग से एसोसिएटेड है। ये मतलब 94 के आस-पास तक ही पहुँच पाता है इससे ऊपर में, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है इससे ऊपर पहुँचाना। जितना ऑक्टेन नंबर हाई होगा उतना अच्छा रहता है। बाकी इस सब का डिस्कशन जो है एसएससी इतना नहीं पूछता, बाकी आप एक बार चाहें तो पढ़ सकते हैं खुद। एक इलाका है जिसे हम बोलते हैं डी6 ब्लॉक। ये रिलायंस के कंट्रोल में है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है, ये आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है डी6 ब्लॉक में आपको, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पेट्रोलियम। क्या इस बात को आप समझ पाए? अभी बताता हूँ इसका आंसर।
D6 ब्लॉक बे ऑफ बंगाल के एक इलाके को बोला जाता है जो कि रिलायंस के कंट्रोल में है, रिलायंस इंडस्ट्री के, और ये बे ऑफ बंगाल का इलाका जो है यहाँ से रिलायंस पेट्रोलियम निकालता है। अब कुछ और चीजें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले असम में एक जगह पड़ती है मकुम, यहां से सबसे पहले तेल निकाला गया था इंडिया में, फर्स्ट प्लेस जहां से पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन करा गया था। डी में ठीक कर देता हूँ, अच्छा गोल बन गया है, ओके। ये ध्यान रखेंगे 1867 में, और उसके बाद समय आगे बीता, थोड़ा थोड़ा लोगों ने ट्राई करा, 1889 तक जो असम का दिग्बोई है यहाँ से तेल निकाला जाने लगा। तो आपको ऑप्शन में कुछ भी दिख सकता है, मकुम भी देखने को मिल सकता है, दिग्बोई भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो, आप इस बात को लेके आपको समझना होगा कि जब आप उधर दिग्बोई लिखते हो तो हो सकता है मैं खुद ही अगली लाइन में दिग्बोई लिख दूं। आपको ये समझना होगा कि दोस्त अपना नुकसान आप बिल्कुल भी ना करें, कोई बात नहीं, आप बाद में क्लास लगा लेना। क्या मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं? यानी जैसे आप पूछते हैं सर दिग्बोई नहीं था, तो दिग्बोई तो मैं ऑलरेडी लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको उससे भी एक लेवल आगे की बात सिखा रहा हूँ। तो आपको ये समझना होगा कि पूरे चांसेस है दोस्त कि जो जिस किताब से आप पढ़े हैं वो किताब मेरे हाथ से जरूर निकली होगी, मतलब इसके पूरे चांस है, मतलब 100% तो नहीं कह सकता बट लार्जली ऐसा हो सकता है। तो करीब आप 7 बजे ने आपको सारा कंटेंट दिया जाएगा। फर्स्ट प्लेस से मतलब ये है चीकू की माइनर लेवल पे यहाँ से इस काम को हमने करना शुरू करा। जैसे मान लेते हैं मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा, तो मैंने इस फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर शास्त्री नगर में एक छोटी सी फैक्ट्री लेके काम करा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो प्रॉपर ऑफिस जो है मैंने पहले अपना बनाया नेहरू प्लेस में। तो इसका मतलब प्रॉपर काम जो शुरू हुआ वो दिग्बोई में हुआ है, लेकिन जो ट्रायल बेसिस पे कुछ समय काम चला है इनिशियल फेज में, वो चला है आपका असम के अंदर ही, दिग्बोई की जगह मकुम नाम के इलाके में। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे, आगे चलते हैं। अब ये जो 1889 में हमने यहाँ से एक्सट्रैक्शन शुरू करा है, अब होगा क्या, ऐसे ही हम तेल भी निकालते हैं, शायद आपको पता होगा हमारे देश में जो है तेल भी निकाला जाता है। दिग्बोई से ही 1901 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ हमारी ऑयल रिफाइनरी जो है प्रॉपर तरीके। वो सबसे पहली ऑयल रिफाइनरी कहाँ पे बनी? दिग्बोई में बनी है। ये आपका असम के अंदर पड़ता है। गुड इवनिंग, कोई बात नहीं। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ये आपको ध्यान रखना है ऑयल रिफाइनरी के बारे में। ऑयल रिफाइनरी के बारे में कोई पूछता है फर्स्ट कौन सी है, तो याद रखेंगे वो है आपकी दिग्बोई, असम में। कोई पूछता है लास्ट कौन सी है, वो है आपकी उड़ीसा। ये 1901 में बनी थी, ये 2012 में। और तीसरा सवाल बन सकता है लार्जेस्ट कौन सी है, तो याद रखेंगे जामनगर, गुजरात। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और बहुत सारे नाम है, देखो कोई लिमिट नहीं है चीजों को पढ़ने की। आप चाहो तो जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज है 23 की 23 आप पढ़ के जा सकते हो। पब्लिक कितनी है 18, प्राइवेट कितनी, मतलब 2 प्राइवेट 3 कोऑपरेटिव 2, लेकिन अगेन कोई लिमिट नहीं है डेटा की, कहीं तो जाकर आपको अपने आप को सीमित करना ही पड़ेगा। क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ पाए? बॉम्बे हाई मुंबई हाई दोनों सेम है, पानी के अंदर एक जगह है जहां से तेल को निकाला जाता है। आगे चलते हैं। यहां तक आप सारी बात जो है समझ चुके हैं दोस्तों? मुझे बताएं क्या डाउट है आप सभी का। यहाँ पर देखो आपको समझना होगा 1889 तक जो है हमने पेट्रोलियम का काम यहाँ पे शुरू करा, लेकिन जो ऑयल रिफाइनरी ये प्रॉपर बनी है वो 1901 में बनी है दिग्बोई में, और उसके बाद बहुत सारी और बनी है, और लास्ट जो है वो प्रदीप, ये उड़ीसा में है, सबसे बड़ी जामनगर के अंदर। अब जामनगर से बहुत अच्छी बात है। क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बातों को समझ पाए? आपकी गलती नहीं है, आपको ये समझना होगा कि डेटा ही हैवी है। अपने हाथ से इस डेटा को निकालें। आपको समझना पड़ेगा कब आपको डिफेंड करना होता है, कब आपको जो है तेज खेलना होता है। अगर आप सोचेंगे कि हाँ मैं हर बॉल पे छक्का मारूं, तो दुनिया में कोई ऐसा बना ही नहीं जिसने हर बॉल पे छक्का मारो। आप कितने छक्के मारे होंगे? एक ओवर में 6 छक्के तो मारे होंगे ना, ऐसा तो नहीं है पूरे मैच में छक्के मारता रहा। तो आपको समझना होगा कहीं पे तो जाकर आपको अपने आप को रोकना होगा। एक ओवर में ही तो 6 मारे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि 50 ओवर। वो तो बचपन में जब आप सोचा करते थे खाली बैठ के, तब आप कहते थे कि हाँ 5 छक्के मारूंगा, फिर एक सिंगल ले लूंगा, फिर 5 छक्के मारूंगा, एक सिंगल ले लूंगा। सामने वाला कहेगा मैं मूंगफली खाऊं यहाँ पे खड़े होके। आगे चलते हैं। कई लोग ऐसा सोचते थे बचपन में, भाई हम भी ऐसा कभी सोचा करते हैं, लेकिन कभी क्रिकेट खेला नहीं, सोचते ही रह गए, हम भी लग रहा। चलो आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। बिल्कुल पोलार्ड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपसे रिवर्स सिस्टम के बारे में। एक नया टॉपिक मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, और एज पर पॉपुलर डिमांड जो आपकी स्क्रीन है वो आपकी में डार्क कर लेता हूँ, ठीक है जी। गोदावरी से मैं आपके साथ कहानी शुरू करने वाला हूँ। गोदावरी से हम यहाँ पे बातचीत को शुरू कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा मुझे समय दें, मैं आपके लिए एक मैप इधर से अपलोड कर रहा हूँ, जिससे मैं आपको बेसिक आइडिया जो है दे देता हूँ इसका। आप हेडिंग डाल सकते हैं रिवर सिस्टम ऑफ, बेसिकली रिवर सिस्टम इन इंडिया, ऐसा आप कुछ भी डाल सकते हैं।
प्लीज आप सेशन में बने रहें, इट विल टेक अराउंड 30 सेकेंड्स। एक बार कंफर्मेशन देंगे आप सभी को, स्क्रीन पर मैप दिख रहा है? चलो शुरू करते हैं जी सेशन को अपने। और मैं डिटेल जो आपको दूंगा मैं अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी करके दूंगा, यानी सही समय आने पे आपको सही चीजें लिखवाऊंगा। कुछ बेसिक्स पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी नदियां हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपको शायद पता होगा जो अपना इंडस रिवर सिस्टम है वो बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र को तो हमने नेक्स्ट लेवल कवर करा है। इसके अलावा शायद आपको याद होगा कि आपका जो गंगा रिवर सिस्टम है ये भी हम अच्छे से कवर कर चुके हैं। जब हमने गंगा रिवर सिस्टम की बात करी होगी तो मजबूरन हमने यमुना की, सोन की, इन सब की बातें भी कर ली होंगी। और जो साउथ वाला पोर्शन बचा है आपका, मेनली ये वाला जो हमारा पोर्शन है इसे हम यहाँ पर जो है डिस्कस करने वाले हैं। ये जितना पोर्शन आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली सारा डिस्कशन आज नहीं हो पाएगा और कुछ भी लिख सकते हैं, देखो आपकी पर्सनल कॉपी, आप जो मन करे आप वो लिखिए। बस अगर आप क्लास में फोकस करते हैं तो आपको कॉपी खोलनी भी नहीं पड़ेगी, मेरी कोशिश ये रहती है। बाकी आप हेडिंग डाल सकते हैं रिवर सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया, ऐसा आप लिख सकते हैं। यानी नर्मदा है, तापी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कई नदियां ऐसी होंगी जो छोटी होंगी, आपको नहीं दिख रही होंगी, जैसे राजस्थान की नदियां हैं। वो सब नदियां भी ऑब्वियसली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये तो एक बेसिक मैप है जो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। नर्मदा और तापी जो है वो खंबत की तरफ जाती है। ये वाला जो इलाका है आपका, ये जो इलाका आप देख रहे हैं पर्पल पर्पल कलर से जो मैंने करा है, ये येलो चूज करते हैं। येलो दिख रहा है एक तो कलर जो है ऐसा हरा उठाया है इस मैप में, ये दिख रहा है ना? बस यार ये देख लो, ये वाला इलाका जो आपका खंबत वाला इलाका, यहाँ पर आके दो नदियां मिलती हैं। और बाकी जो महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सब के सब बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। इसी का थोड़ा सा डिटेल्ड मैप मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने हल्का सा डिटेल्ड मैप है। लूनी तो राजस्थान में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये आप दूसरा मैप देख सकते हैं, ये आपकी आंखों को जो है थोड़ा सा रेडियो एक्टिव फील करा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं जरा। यहाँ पर आप देखेंगे महानदी है, यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद गोदावरी जा रही है इधर की तरफ, उसके नीचे कृष्णा है और उसके नीचे जो है आपका कावेरी है। ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप समझ पाए। इधर आपकी नर्मदा है और इधर आपकी तापी है। सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे रहेगा, अगर कोई आपसे कहता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें नदियों को उनके डेल्टा के बेसिस पे, तो सबसे पहले महानदी आती है, फिर गोदावरी आती है, फिर कृष्णा आती है, फिर कावेरी आती है। ये आपको पता होना चाहिए। महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद आपका क्या आता है? कावेरी। अगर आप सोच रहे हैं मैं आपको इस मैप से पढ़ाने वाला हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपको बहुत सारा डिस्कशन में अपने पास से भी करके दूंगा। तापी बस ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, तापी के साथ नर्मदा भी है जो ईस्ट टू वेस्ट जाती है। साउथ में गोदावरी सबसे लंबी है, इसलिए एनसीईआरटी में कहा गया है कि ये जो है दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात अच्छे से समझ चुके हैं। कई लोग जो है कावेरी को भी दक्षिण गंगा कहते हैं, उसका रीजन मेनली है कि कावेरी बहुत प्योर मानी जाती है और कावेरी जो होती है वो आपकी पूरे साल बहती है। उसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी आप लोग कहते हैं, बट ऑफिशियली जो एनसीईआरटी कहती है वो कहती है कि दक्षिण गंगा जो है गोदावरी है। जब एनसीईआरटी उसे मानती है तो हमें भी उसी को मानना पड़ेगा। क्या आप मैप को समझ चुके हैं? मैप में मुझे जो आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो सिर्फ इतनी सी चाहिए होगी, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इतना आप अगर समझ चुके हैं तो मेरा काम बन जाएगा। कृष्णा बे ऑफ बंगाल में जाएगी, कैरेबियन सी में। कृष्णा जो है बे ऑफ बंगाल में जाएगी बिकॉज यहाँ से शुरू होती है। ये एक जगह पड़ता है आपका, अगर आप मैप में देख पा रहे हैं, ये जो कृष्णा नदी है महाबलेश्वर पड़ता है, सतारा के पास, पुणे के पास पड़ता है, उसके पास से जो है शुरू होती है। चलो आगे चलते हैं दोस्त। अब जरा मैं अपने तरीके आपसे कुछ बात कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब मैं कुछ अपने तरीके आपसे बात कर लेता हूँ। नर्मदा, महानदी, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। गोदावरी दोस्त, गोदावरी सब बताऊंगा, चिंता क्यों करते हो। चलो शुरू करें। अब मैं अपने तरीके आपको पढ़ाऊंगा, सुकून से बैठो, रिलैक्स करके, और पूरे तरीके स्क्रीन पे फोकस करो। एक या दो या तीन लेवल में मैं आपको डेटा देने वाला हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे गोदावरी की बात करता हूँ तो गोदावरी जो है वो आपकी इधर से इधर बहती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब इधर से इधर बहने पे इससे कुछ नदियां जो है आकर मिलती हैं।
सबसे पहली नदी जो आकर इससे मिलती है वो मैं आपके लिए थोड़ा सा इस टाइप से बना देता हूँ। इस टाइप से नदी है जो है जाती है, याद रखेंगे। सबसे पहले एक नदी इससे ऊपर की तरफ से आके ऐसे मिलती है, और उसके बाद दूसरी नदी जो है वो यहाँ पर आके ऐसे मिलती है, तीसरी नदी जो है इससे आकर ऐसे मिलती है। यहाँ तक आप बात को समझ पाए? पहली नदी, दूसरी नदी, तीसरी नदी मैंने बनाया है, और इतना अगर आप समझ चुके हैं तो मेरा काम इससे हो जाएगा। अब एक-एक करके डिस्कशन में आपके साथ चालू करता हूँ। ये जो पहली नदी है इसके आगे मैं 1 बना देता हूँ, और 1 के लिए मैं ऐसा 1 लिख देता हूँ, ये तो ठीक रहेगा। इसके लिए मैं 2 बना देता हूँ, इसके लिए मैं आपके लिए 3 बना देता हूँ, जिससे बाद में आपको 1 पढ़ना हो तो आप पहचान पाओ, अच्छा भाई 1 की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर 1 लिखा हुआ है। ये जो सबसे पहली नदी है इसका नाम पूर्णा नदी यानी पूर्ण नदी या पूर्णा नदी आप इसे बोल सकते हैं। पूर्ण नदी जो आपकी है ये अजंता की पहाड़ियों से शुरू होती है। आपको शायद याद होगा अजंता की हिल्स जो है महाराष्ट्र के अंदर पड़ती है। ये पेपर का आपका सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है। और ये क्या करती है, मीट्स गोदावरी, यानी ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। मीट्स गोदावरी एट, कोई बता सकता है कहाँ पे? चलो हिंट दिया है, वेट कर रहा हूँ, कोई ट्राई करना चाहेगा? हाँ स्किप, तो अब आपको इधर फोकस करना होगा। फवानी नाम की जगह है, यहाँ पर आके मिलती है महाराष्ट्र में। मैं उम्मीद जी हाँ बिल्कुल, ओरिजिन जो है इसका अजंता की पहाड़ियों से होता है, यहाँ मैं ओरिजिन लिख देता हूँ। ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की, ये आप ध्यान रखेंगे। क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं? अगले पेज पे चले। चलो, दूसरे नंबर पे जो आती है आपकी नदी वो नीचे की तरफ से जाने वाली आती है। ये आपकी कौन सी है? मंजीर नदी, यानी मंजीरा रिवर। मैंने आपको कुछ कहा था थोड़ी देर पहले कि मैं जरा आपको अपने तरीके डेटा को दूंगा, तो आप कृपया मेरे तरीके डेटा को ले लें, ठीक है? ये जो मंजर नदी आपकी है ये 724 किलोमीटर लंबी है। मुझे पता है कि मैंने गोदावरी का ओरिजिन नहीं बताया है, मुझे पता है, बेफिक्र रहो, ठीक है? मंजर नदी जो आपकी है ये 724 किलोमीटर लंबी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये निकलती है महाराष्ट्र के बालाघाट पहाड़ों से, और यहां से जाती है महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक जाने के बाद जाती है तेलंगाना, फिर यहां पर जाके मिलती है मीट्स गोदावरी। ये बाउंड्री का हो गया, मीट्स गोदावरी एट कंधा। अरे अभी बताता हूँ, तेलंगाना। देखो मेरी बात बड़े ही ध्यान से आप सुनो, थोड़ा सा सुकून हमें दिखाना होगा। मैं जानता हूँ आपको अभी इसमें इसे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्या डेटा है, आप वैसा क्यों नहीं बता रहे हो कि सर ये इधर से आएगी, ये इधर से आएगी, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, कैसे बता दूं ऐसे? देखो चिल्ली पटाटो है और डोसा डोसा है, दोनों का अपना अपना स्वाद है ना, तो अपने अपना स्वाद ही हमें लेना होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं डोसा ले आऊं और मैं कहूंगा अरे आइयो सांभर, इसमें तो चिल्ली पोटैटो का स्वाद ही नहीं, तो ऐसे थोड़ी काम बन पाएगा। वो अलग है, ये अलग है, तो हमें दोनों को अलग अलग तरीके ही पढ़ना पड़ेगा, समझे? मैंने आपको सबसे पहले बताया है पूर्णा नदी के बारे में। पूर्णा नदी के बारे में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि अजंता की पहाड़ियों से निकलती है। अजंता की पहाड़ियों से निकलने के बाद याद रखेंगे ये आपका महाराष्ट्र के फवानी नाम की प्लेस पे जाके मीट्स गोदावरी। ये बात आप समझ पाए दोस्त? एक तो पेन जो है थोड़ा सा लैग के चक्कर में थोड़ा सा स्मूथ नहीं चल रहा है, बट मैं आपके लिए बोलता चल रहा हूँ साथ साथ। दूसरा नंबर आप ध्यान दें, ये आपका है मंजिरा, 724 किलोमीटर लंबी। आपको होगा सबकी दूरी क्यों नहीं पढ़ाई, बट क्योंकि सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत लंबी है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इसकी, इसी वजह से इसकी जो है लंबाई आपको पढ़ाई जा रही है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। इसके बाद ये ध्यान रखना है ये बालाघाट की पहाड़ियों से निकलती है, और यहां से ये तेलंगाना जाती है, याद रखेंगे। तेलंगाना जाने के बाद कंदा कुर्थी नाम की जगह पे मीट्स गोदावरी। क्या इतनी बात आप समझ पाए हैं दोस्तों? आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे आता है वेन गंगा। ये महादेव की पहाड़ियों से, महादेव हिल्स से निकलती है। चौथे नंबर पे आएगी वर्धा रिवर, रिवर।
ये सतपुरा रेंज से निकलती है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? फिर आएगी पेन गंगा। क्या समझ पा रहे हैं मुझे भी बताएं। अजंता हिल्स से निकलती है। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ चुके हैं। ये आपकी क्या है? एमपी, ये आपका एमपी और ये आपका एमएच। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? अभी डायग्राम में बनाऊंगा, चिंता मत करो। नहीं बिल्कुल, आप देखें बस इतना काफी है। अगर आप यहाँ पर 3 देख पा रहे हैं तो यहाँ पर अब मैं आपके लिए कुछ और रेखाएं बनाऊंगा। जैसे एक रेखा मैंने आपके लिए ये बनाई है, ये 4 नंबर है। एक रेखा और बनाई है, ये 5 नंबर है। क्या इस बात को आप समझ पाए? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, मैं जानता हूँ, बिल्कुल बेफिक्र है। जब 12 बजेंगे उससे पहले आपका तैयार हो जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी पेशेंस आपको मुझे दिखानी होगी, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस आपको मुझे दिखानी होगी। अब ये क्या होता है, यहाँ पर आके मिलती है, और ये पॉइंट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, जहाँ पे सब नदियां मिलती है, इसे हम बोलते हैं चामरोसी। चामरोसी पड़ता है तेलंगाना में, जहां पर ये नदियां आकर मिलती हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? चामरोसी पड़ता है यहाँ पर, जहां पर ये नदियां आकर मिलती हैं। फाइनली जब ये नदी आगे की तरफ जाती है तो इसके यहाँ पर 2 हिस्से हो जाते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं गौतमी, नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं, थोड़ा सा अलग लिखना पड़ेगा, नीचे वाले हिस्से को हम बोलते हैं वशिष्ठ। ये 2 हिस्से हो जाते हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ? यानी इस नदी के एंड में मिलने से पहले, बे ऑफ बंगाल से पहले, इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। अगर आप मुझसे कहते हैं सर मुझे समझ नहीं आया, तो मैं आपको एक ही बार शॉर्ट में कहूंगा, अभी मैंने आपको 20-30-40% समझाया और मुझे पता है आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी आप रिलैक्स करो, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ और काम बन जाएगा, बिल्कुल ही बेफिक्र रहना। थोड़ा सा बस आपको पेशेंस मुझे दिखाना पड़ेगा। क्या मैं उम्मीद करूँ ये काम हो पाएगा? मैंने आपको मंजिल पढ़ा दिया, पूर्ण पढ़ा दिया, वेन गंगा, वर्धा और पेन गंगा पढ़ा दिया। आगे चलते हैं। अब इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूँ एक बात की, अगर आप नोटिस करते हैं 3, 4, 5 को, तो क्या आप समझ पा रहे हैं 3 नंबर जो है वो आपकी कौन सी नदी है? अभी देखो 3 नंबर वेन गंगा, 4 नंबर वर्धा। यानी वेन गंगा है, ये आपकी 4 नंबर वर्धा है, और आपकी पेन गंगा है, ये आपकी कौन सी है? बताओ फटाफट बताओ, 3 नंबर कौन सी है? इस बार डिटेल और ऐड करिए। चलिए बड़ी वेन गंगा है, इसके आगे डब्ल्यू बना देता हूँ कलर चेंज करके। और लाल वाली कौन सी है? वर्धा है, लाल वाली वर्धा है। और ये कौन सी है? ये आपकी पेन गंगा है। अब अगर आप नोटिस करते हो ध्यान से, अगर आप थोड़ा सा देखते हो यहाँ पर, तो ये मैंने बनाया है, ये अलग जगह है, वो अलग जगह। क्या आप इस बात को नोटिस कर पा रहे हैं दोस्तों कि ये अलग पॉइंट है, वो अलग पॉइंट है? अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा हाथ फिसल गया होगा, भाई मैं बनाता रहता हूँ तो मुझे पता है अलग अलग पॉइंट है। तो इसका जो नाम है ना आपका, इसका नाम है आपका चंद्रापुर। अब मैं जानता हूँ आपको यही नहीं समझ आ रहा होगा, इसे मैं लिखूं कैसे, तो ये काम मेरा है, बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं आपको नोट कराता हूँ। पेन गंगा मीट्स वर्धा एट चंद्रापुर। पेन गंगा प्लस वर्धा मीट्स वेन गंगा एट चामरोसी। क्या बात आप समझ पाए? क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अब फाइनली जाके जो कंबाइंड वेन गंगा होती है, ये मिलती है गोदावरी से एट कालेश्वर, तेलंगाना। क्या समझ पा रहे हैं आप? जी हाँ बिल्कुल सही। जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अनुज, वो अगली क्लास में आपका होगा। आज एक्चुअली मैंने कराना था, लेकिन आज आपने देखा होगा जैसे सेशंस में एनिमेलिया हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तो अगले सेशन में आपका ये पूरा होगा। कंफ्यूजन है, आप चिंता मत करो, थोड़ा सा पेशेंस दिखाओ प्लीज। अभी मैंने बहुत कुछ आपको बताना है, अभी मैंने आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब ये कंबाइंड वेन गंगा तो कोई सेंस नहीं बना ना भाई। पेपर क्या पूछेगा, वेन गंगा कंबाइंड वेन, तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर प्राणहिता। प्राणहिता जो है ये ट्रिब्यूटरी मानी जाती है गोदावरी की, जो कि तीनों नदियों के पानी के मेल से बनती है। क्या थोड़ा थोड़ा आप बातों को समझ पा रहे हैं दोस्तों? मैंने अभी जो आपको बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि एक ऐसे नदी जा रही है जिससे एक नदी ऊपर से आके मिलती है और एक नदी उससे नीचे से आके मिलती है। यहाँ से एक नदी आती है, इस टाइप से आपकी चलती है, और ये दूसरी नदी से आकर यहाँ पे मिलती है, और उससे पहले इससे एक तीसरी नदी जो है मिल जाती है, और फाइनली ये जो है एक अलग रूप लेकर आगे आती है। ये जो नदी है इसे हम प्राणहिता बोलते हैं, प्राणहिता बोलते हैं। ये जो नदी है इसे हम वेन गंगा बोलते हैं।
ये जो नदी है इसे हम वर्धा बोलते हैं, और ये जो नदी है आपका इसे हम पेन गंगा बोलते हैं। क्या इस बात को आप समझ पाए? ये जो आपकी नदी है पूर्णा नदी है, ये जो आपकी नदी है ये आपकी कौन सी नदी है सबसे लंबी वाली, कोई मुझे बताना चाहेगा? 724 मंजर नदी। ये पेपर का पूछा हुआ है इसलिए मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा, मैं सोचा आपसे रिवाइज करा देता। पहले से थोड़ा क्लियर हुआ होगा, हल्का बहुत क्लियर हुआ होगा। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो फिर से अब मैं वहीं पहुंच गया हूँ, शायद आप समझ पा रहे हो। डिशक्याऊं 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 डिशक्याऊं, तो धीरे धीरे पहुंचेंगे, चिंता मत करो, विश्वास करो, हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। देखो कुछ कुछ तो वो फीलिंग आ गई ना, थोड़ी बहुत। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ और बात आपके साथ मुझे करने का मन हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक रिवर है 6 नंबर पे जिसका नाम है इंद्रावती। ये जो है निकलती है उड़ीसा के पास से, एक जगह है दंडकारण्य, शायद आपने ये नाम मेरे मुंह से कई बार सुना हो। दंडकारण्य प्लाट्यू से ये जो है निकलती है, याद रखेंगे। और यहां से उड़ीसा से निकलने के बाद ये जाती है छत्तीसगढ़, और उसके बाद मीट्स, बिल्कुल वो इलाका कह सकते हैं, उसका एक हिस्सा कह सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसके पड़ता है, ईस्ट और नॉर्थ की तरफ, मीट्स गोदावरी एट सोनार संगम। धीरे धीरे पेपर के सवाल चमकने लगेंगे आपको अचानक, कहीं ना कहीं मॉक में देखी हुई बातें आज आपके रूबरू हो जाएंगे। सोनार संगम, सोनार संगम पे इंद्रावती मिलती है किससे? इंद्रावती मिलती है गोदावरी से। ये है आपकी इंद्रावती, ये आपकी 6 नंबर नदी। ओरिजिन इसका होता है दंडकारण्य से, उड़ीसा से। यहां तक आप बात समझ पाए? एक और नदी आपके सामने मैं पेश करता हूं जिसका नाम है सबरी, सावरी, शबरी, शाबरी। बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन अलग अलग इसके चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप थोड़ी बहुत बात समझ पा रहे हैं। ये जो नदी है ये उड़ीसा से निकलती है और उसके बाद मीट्स गोदावरी एट कुनावरम, गोदावरी पे जाके मिल जाती है। क्या यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं? ये भी लिख देता हूं, सिंध कारम हिल्स पड़ती है। कौन कौन ऐसे जो पहली बार बहुत सारे नाम सुनता है, जबकि आप लोग कई बार जीएस बहुत जगह से हो सकता है आप लोग पढ़ के यहाँ पे आए हो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखिए आप आए हैं अनअकैडमी पे तो ऑब्वियस सी बात है अनअकैडमी, यूट्यूब, किताबें, ऑफलाइन ऑनलाइन मटेरियल, टेलीग्राम, ये वो पीडीएफ सब आपने देख रखा होगा। फिर भी क्या आपको मेरे पास नया सीखने को मिलता है? बिकॉज अगर मिलता है तो सच में एक बढ़िया बात है आपके लिए, बिकॉज आप सीख पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मैं हमेशा ये भी कोशिश करता हूँ कि अगर आप मेरा पिछला बैच जो है लगा चुके हैं तो भी क्या पिछले बैच से ज्यादा यहाँ पर है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा ही ज्यादा हो पाता है बिकॉज ऑलरेडी सैचुरेशन पे एंड अगेन एसएससी तक मुझे रुकना होता है। अब कुछ बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये आखिरी ट्रिब्यूटरी थी जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है, तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज द लास्ट ट्रिब्यूटरी? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ गोदावरी, ये आपकी है शबरी। और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कोई आपसे पूछता है तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी रहती है ऑफ गोदावरी? अब एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगा। एक नदी है जो कि इधर से इस तरीके बह रही है, थोड़ा शांत दिमाग से आपको सुनना होगा। एक नदी है जो यहाँ से बह के जा रही है, ये आपकी निकलेगी इधर की तरफ से, मैं थोड़ा ऐसे बनाता हूँ आपके लिए, और ये फाइनली आगे जाके 2 हिस्सों में टूट जाती है। ये नदी का नाम है आपका क्या? गोदावरी। 7 डायग्राम में मार्क कर दिया जाएगा, चिंता ना करें। इसका नाम है क्या? गोदावरी। ये नदी जो है एक इलाका शायद आपने सुना होगा महाराष्ट्र का, त्रिम्बकेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती है और यहां से आगे की तरफ बढ़ती है ये नदी, इस पॉइंट से गोदावरी। आगे जब ये बढ़ती है तो एक नदी है इससे आकर यहाँ पर मिलती है। इस नदी का जो नाम है, इस नदी का नाम रहता है पूर्णा नदी, पूर्णा रिवर। एक दूसरी नदी है जो कि इससे आके मिलती है, ये सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है मंजर रिवर। कहानी आगे चलती है, एक और नदी है जो यहाँ से आती है, इससे आके ऐसे मिलती है, जिसका नाम है वेन गंगा।
और उसमें एक और नदी आकर यहाँ पर मिलती है जिसका नाम है क्या, वर्धा। और उसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है क्या, पेनगंगा। ये आगे बढ़ती है और इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, प्राणहिता। उसके बाद एक और नदी यहां से आपकी चलती है, इसका क्या नाम है, दंडकारण्य से चलती है, इंद्रावती। इसके बाद एक और नदी आएगी, इसका नाम क्या है, अभी के लिए यही बना देते हैं, शबरी। प्रोनाउंसिएशंस में वैरी। फाइनली यहाँ पे नदी आगे टूट जाती है दो हिस्सों में, जिसमें ऊपर वाली का नाम क्या है, ऊपर वाली का नाम है इसका गौतमी, और नीचे वाली का नाम क्या है, वशिष्ठ। क्या मैं उम्मीद करूं आपको लगा है कि आपने कुछ सीखा है। जितना कॉम्प्लिकेटेड आप सोच रहे थे उतना है नहीं, अगर आप सच में ही फोकस करते हो तो। देखो इसमें आपके लिए कुछ हो बढ़िया सा तो बहुत ही कम है यार इसमें तो। चलो कोई बात नहीं, अपना काम तो बन गया ना। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप यहाँ तक बात समझ चुके। चलिए बढ़िया है, आप सीख पा रहे हैं। अब बताएं, आप क्या क्वाइट नॉर्मल नहीं लग रहा। मैं आपको देखो एक और बार बताता हूँ, मेरे कहने से 10 सेकंड नोटिस करो मैं आपको अच्छे से। गोदावरी आई, सबसे पहले पूर्णा नदी आएगी, नीचे से मंजर सबसे लंबी। उसके बाद ऊपर से कौन कौन सी है, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा। पहले पेनगंगा वर्धा से मिलेगी, फिर वो वेनगंगा से, वेनगंगा आगे जाके प्राणहिता बनेगी, इंद्रावती, शबरी, गौतमी, वशिष्ठ। देखते हैं जरा, ये गई ऐसे, दो हिस्से होंगे, गौतमी और वशिष्ठ। सबसे पहले पूर्णा, फिर वर्धा, फिर इधर से एक नदी वेनगंगा, इधर से एक नदी वर्धा, और इधर से एक नदी पेनगंगा। ये हो गई अपनी क्या, प्राणहिता। एक नदी इंद्रावती, एक नदी शबरी, खत्म। बताओ क्या है। अच्छा ये मैं करेक्ट करता हूँ, मंजरा मैंने करेक्ट कर दिया, चिंता न करो। इतना ही तो है, बताओ। बस होता क्या है कि आपको मल्टीपल टाइम्स चीजों को देखना होता है। आप सोचें कि एक छोटे बच्चों को आप टू का टेबल क्या एक दिन में आप याद करा सकते हैं, कुछ भी कर लो उसे एक दिन में टू का टेबल याद नहीं होगा। सिंपली समय को समय देना होगा और 2-4 दिन में वो ऐसा उसे याद कर लेगा कि अपने आप काम बन जाएगा। तो बस मल्टीपल टाइम्स उसे आपको रिपीट करना होता है। अब बात करते हैं आपसे कृष्णा नदी के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नदी है, ऐसे जाती है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र। एक नदी इस तरीके जाती है और इससे कई सारी नदियां आके मिलती है, जिसमें एक पहले नदी ये आती है 1 नंबर, और उसके बाद 2 नंबर ऊपर से ले आते हैं। इसी टाइप से बना दूंगा आसान। बताओ ये तरीका सही है ना, मल्टीपल टाइम्स आपको रिवाइज करने में भी दिक्कत नहीं होगी, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें बहुत हौच पौच हो जाती है। इसके बाद एक नदी आपके लिए मैं यहाँ से बना दूं, 3 नंबर और एक 4 नंबर, और यहाँ से एक और बना देते हैं 5 नंबर। फिर उठाते हैं ऊपर से इसे 6 नंबर, 7 नंबर, सब हो गई। एक तो रह गया, 8 और 9। ये 9 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये आपके सामने हम नॉट ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे, उसके बाद तो ऊपर वाले से ही बस कहेंगे कि भगवान बचा लेना, क्योंकि इससे ज्यादा तो फिर क्या ही होगा। चलो हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, चिंता ना करें। यहाँ बिल्कुल बेफिक्र है, बिल्कुल बना दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना मैं नदियों के नाम लिख देता हूँ, आपके 9 के नाम, क्योंकि पेपर में 90% काम अपना हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ भी ना समझ आया तो अपने अपने नाम पर पेपर का तो काम बन जाएगा। चलो एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले जो आता है आपका, याद रखेंगे, वो आता है चल कोई ना, कल्ले बैके रोइना। कोयना नदी जो है याद रखेंगे, ये आगे जाती है और मीट्स कृष्णा एट कराड़ा। दूसरे नंबर पे भीम नदी आती है। मैं देख लूं मैंने नीचे वाली को क्या 8 और 9 लिया है, ठीक है। भीम नदी आती है, मीट्स कृष्णा एट आलमपुर। तीसरे नंबर पे अपनी मैंने कौन सी ली है यहाँ पे, तीसरे पे इधर वाली है। तीसरे नंबर पे आते हैं तुंगा, तुंग भी बोल सकते हैं, 2 बार ना बोले बस, मुझे गाना याद आ जाएगा। और ये है भद्रा। गाने के लिए मैंने अपने इतना पैसा खराब कर दिया। तुंग और भद्रा जो है ये मिलती है कहाँ पर, एट कोडली, और एंड फॉर्म तुंगाभद्रा, जो कि नंबर 5 है। और ये जो है मीट्स कृष्णा
एट आलमपुर। एक सेकंड, मैंने कुछ, अरे अरे एक सेकंड, ये मैं करेक्ट कर देता हूँ। कहाँ पे गड़बड़ करी है मुझे बताएं, क्या गड़बड़ लग रही है? कोई ना, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, अरे माफी चाहेंगे, ह्यूमन एरर हुई, करेक्ट कर लेंगे प्लीज। ठीक है, अभी आपको पूरा समझाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। 3 नंबर 4 और नंबर 5 मैंने आपको बता दिए। छठे नंबर पे आती है मूसी। मैं अगले पेज पे सब बना दूंगा, चिंता मत करना। मूसी मीट्स कृष्णा एट वजीराबाद। वजीराबाद आपको पता है दिल्ली में भी है, दिल्ली से जब आप करनाल साइड जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो अलग है, ये अलग है। 7वें नंबर पे छोटी छोटी कुछ नदियां, इनके नाम हम याद करने की जरूरत नहीं है, बस मोनेरू नदी पढ़ लेना, ज्यादा डेप्थ में क्या जाना है। और 8वें नंबर पे घट प्रभा, ये इसका इसके इसका और पढ़ लेते हैं, चलो बस घट प्रभा। और 9वें नंबर पे आपका माल प्रभा। ये वही है जो कि आपका अलमाती डैम वाला है, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलिए बढ़िया है। जाम क्या होता है, फटाफट पहले आप नोट करें। अच्छा, ट्रैफिक जाम। अच्छा, मैंने कहा कोई और जाम की अब बात करें, मुझे जामुन लगा। आप भी तीसरा जो सोच रहे हैं अपनी जगह, वो भी आप सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं जामुन ही कहूंगा यहाँ पे। मूसी, मोन्नेरू, घट प्रभा, माल प्रभा, इसे आप ध्यान रखेंगे, नोट करें फटाफट। बिल्कुल 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 सुमंता, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हमारे देश में इतना बढ़िया चलता है कि जो डैम आपका 1970 में शुरू हुए हैं वो जाके 2017-16 में बढ़ रहे हैं। तो मतलब ये बढ़िया बात है कि हम स्टार्टिंग में नंबर ऑफ डैम्स उतने ही रखते हैं, क्योंकि ये लोग बनाते ही नहीं है 30-30 साल, तो अपनी कोई खास चिंता की बात नहीं है। पूरे चांस है कि नहीं बन पाएगा, तो जितनी है उतनी पढ़ सकते हैं आप आराम से। अब एक एक करके डिस्कशन में आपके साथ चालू कर रहा हूँ, और इस मैप को बड़े ही ध्यान से आप देखेंगे जो मैं आपके लिए अगले पेज पे बनाता हूँ। सबसे पहली नदी, अब आपका होमवर्क है, मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला हूं, कृपया इसे पढ़ें और इसे ध्यान से देखें। मैं कोई सी भी नदी आपके लिए बना सकता हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं, आपको मुझे उस नदी का नाम बताना होगा। इस पेज को देखें, फिर इस मैप को देखें। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कोयना, भीम, कोयना, भीम, तुंगा, भद्रा, तुंगा भद्रा, कोयना, भीम, तुंगा भद्रा, तुंगा भद्रा, मूसी, मंदरु, घाट प्रभा, मालप्रभा। कोयना, कोयना, भीम, आपका तुंगा भद्रा, तुंगा भद्रा, मूसी, आपका मोन्नेरू, घट प्रभा, माल प्रभा। अब आपका काम है, अब मैं आपको नहीं बताने वाला। सबसे पहले जो मेरा सवाल आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि ये कौन सी नदी है? ये आपकी नदी है कोयना। उसके बाद ये कौन सी नदी है? ये आपकी है घट प्रभा। ये कौन सी नदी है? नहीं, अभी नहीं। ये कौन सी नदी है? ये तुंगा है। ये भद्रा है। ये कौन सी है? तुंगा भद्रा। मोसी नदी हो गई, और मंदर नदी। कृपया इसे रिवाइज करें, फिर मैं आगे चलता हूँ, कुछ और डिस्कशन आपके साथ में कर लेता हूँ। क्या हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ लिखी है क्या? अच्छा, एक रह गई है। 1 2 3, ये स्पेस का थोड़ा सा मैंने लफड़ा कर दिया, ज्यादा आगे मिला दिया है सिर्फ। ओके, मैं सही करता हूँ।
ये है आपका भीम। क्या यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं दोस्तों? अभी इनका डिटेल हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। एक छोटा सा टेस्ट मैं पहले आपका ले लेता हूँ, आप इसमें आपको अच्छे से देखें और आपको फिर मुझे बताना होगा कौन सी नदी है। देखिए ऊपर की तरफ मूसी, भीम और मुंदेरू है, नीचे जो है कोयना, घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगाभद्रा, तुंगाभद्रा। बताएं सबसे पहली। कुछ पता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज थोड़ा मतलब ये बदलता रहता है, बट लार्जली मतलब आइडिया है थोड़ा बहुत। रैंडम तो नहीं होता, कुछ हद तक पता होता है, बाकी रैंडम, बिकॉज एग्जैक्ट कोर्स तो इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत पता होता है। भीम। और अब आप मुझे बताएं ये कौन सी है? मूसी। और ये कौन सी है? मंदरू। ये कौन सी है? कोई ना, ठीक है। ये कौन सी है? अब अगेन ऊपर वाली नदियों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ऐसी रेखाएं बनाए जा रहा हूँ इधर उधर। ये आपकी कौन सी बताई थी आपने मुझे? कोई ना। ये आपने घटप्रभा बताई है और ये आपने मालप्रभा बताई है। और ये कौन सी है? ये तुंगा, ये भद्रा, ये तुंगा भद्रा। क्या यहाँ तक ऑल गुड है? कंफर्मेशन देंगे? लग रहा है कि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है? पक्की बात? अब मैं आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, एक एक करके मैं आपको स्क्रीन पर सारी चीजें दिखाऊंगा। प्लीज फोकस करना, कमेंट कम करना, बिकॉज अगर आप अभी तैयार नहीं करोगे तो नुकसान में जाओगे। पहला मैप आपके सामने है, पूरा आधा मिनट है, प्लीज इसे फोकस करें और ईमानदारी से इसे पढ़ें। कोई जल्दी नहीं है, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है। नहीं, प्राणहिता कंबाइंड स्ट्रीम है वेनगंगा की, वर्धा की और पेनगंगा की। जैसे अलकनंदा और भागीरथी को मिला के गंगा बोला जाता है, कुछ उस टाइप से। अब कुछ बातें आपके साथ में करना चाहता हूँ यहाँ पे। क्या यहाँ से हमने जो डिस्कशन चालू करा गोदावरी का करा है, गोदावरी हमने पूरा सीखा और उसके बाद हमने सीखा यहाँ पर कृष्णा। कृष्णा, 2 नदियां हमने अभी सीखी, ठीक है। अब मेरे साथ साथ चले तो प्लीज। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बढ़िया बात बताता हूँ। गोदावरी मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अब जरा मेरी बात जो कह रहा हूँ उसे सुनना। गोदावरी का जो ओरिजिन होता है वो होता है आपका त्रिमकेश्वर, एक जगह है नासिक में, जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। ये नदी महाराष्ट्र जाती है, छत्तीसगढ़ जाती है, तेलंगाना जाती है, आंध्र प्रदेश जाती है और उसके बाद मिल जाती है बे ऑफ बंगाल से। तो वो जो पॉइंट बनाए थे मैंने ऐसे करके, वो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर पॉइंट हो गया। गोदावरी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है और ये सबसे लंबी नदी है साउथ इंडिया की। आपका लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया या फिर पेनिनसुलर इंडिया, और सेकंड लार्जेस्ट ऑफ इंडिया दक्षिण गंगा, साउथ गंगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दक्षिण गंगा बार बार पूछा जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि गंगा ऑफ साउथ जो होती है, ओल्ड गंगा जिसे हम बोलते हैं या फिर वृद्ध गंगा बोलते हैं, वो आपका होता है कावेरी के लिए, बिकॉज कावेरी को प्योर माना जाता है, जैसे गंगा को प्योर माना जाता है। गंगा जो है सबसे प्योर भी है और सबसे लंबी भी है। लंबाई के लिए इसे कहते हैं दक्षिण की गंगा, लंबी लंबाई के चक्कर में। और जो वृद्ध गंगा कहते हैं वो कहते हैं किसे, वो आपका कहा जाता है कावेरी को। बट ऑफिशियली कृपया ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी जो है वो गोदावरी का जिक्र करती है मेनली। एनसीईआरटी की लाइन है दक्षिण गंगा वाली, ओल्ड गंगा बस हम कहते हैं। ओरिजिन इसका त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र में है और इसका जो माउथ है यानी जो इसका एंड है वो है आगे जाके 2 अलग-अलग स्ट्रीम्स के रूप में, जिसका नाम एक गौतमी है और एक का नाम यहाँ पर है वशिष्ठ। दोनों ऑप्शन में हो तो सर सेफ क्या रहेगा, मुझे क्वेश्चन बताएं आप आशुतोष, वो कीवर्ड लिखे फिर मैं आपको आंसर देता हूँ।
वृत्त का सवाल मैंने नहीं देखा है कभी भी पेपर में। जनरली जो सवाल आता है दक्षिण गंगा का आता है। अनऑफिशियली जो वृत्त या ओल्ड गंगा है वो साउथ इंडिया की कहा जाता है, कावेरी को। दक्षिण गंगा या साउथ गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन में कावेरी होता है, जो कि गलत आंसर होता है। देखो ऐसा ना हो ज्यादा ज्ञान के चक्कर में नुकसान हो जाए, ठीक है? ज्यादा ज्ञान के चक्कर में नुकसान नहीं होना चाहिए। आंखें बंद होने लग गई, कोई बात नहीं, कॉफी बनाए, कॉफी चाय बिस्किट, थोड़ा सा टहले, सोए ना, क्योंकि अगर आप जीवन भर आराम करना चाहते हो तो 2 महीने आराम ना करो। मतलब मैं आपको एक ही बात क्लियरली बताता हूँ, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था तो मैं यही कहता था खुद से कि मुझे जीवन भर ना पढ़ना पड़े, इसके लिए मैं अभी पढ़ लेता हूँ। वो बात अलग है कि फिर मैंने इतना पढ़ा कि मुझे पढ़ाई जो है पसंद आने लगी, और फिर मैंने सोचा क्यों ना बच्चों से बदला लिया जाए, तो फिर मैं एक टीचर बन गया। यहाँ तक आप बात, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। चलो बढ़िया है, सीख पा रहे हैं आप। गोदावरी की कुछ और बातें आपके साथ करते हैं। गोदावरी को लेकर शायद आपको याद होगा, गोदावरी की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो आपकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ये कौन सी है? मंजर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। सबसे पहली जो इसकी ट्रिब्यूटरी हम पढ़ते हैं वो हम क्या पढ़ते हैं? पूर्णा नदी। पूर्णा नदी जो आके मिलती है गोदावरी को, ये आपको पता होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ये क्योंकि सबसे लंबी नदी है इस वजह से पूछ सकता है रट्टू पोपट, बाकी चांसेस बड़े कम है। और ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है, आपको पता ही होगा, बताएं कोई? प्रभानी इलाके में। और एक चीज को याद रखेंगे, पूर्णा नदी और गोदावरी को हम एक साथ प्राभी भी बोलते हैं। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? बस नाम है, क्या कर सकते हैं दोस्त, क्या कर सकते हैं, जीवन ऐसे ही चलता है। बाकी मैं आपको सब बता ही चुका हूँ। वेन गंगा हो गया, पेन गंगा हो गया, और तो कुछ खास नहीं बचा, सब हो गया। ठीक है जी, ये कुछ डेटा मैंने अब आपको और दे दिया जो कि आपके सामने है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब बात कर लेते हैं आपसे कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी जो आपकी है, हमने पढ़ी है कोयना, भीम, तुंगा, भद्रा, ये और वो, ना जाने कैसा 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 कैसा। जरा कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं आपसे। जो कृष्णा नदी है, यहाँ पे इसके नोट्स आपके लिए एंड में बनाते हैं। इसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर से। ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र के अंदर। ये सतारा, पुणे, इन सबके पास पड़ता है, लोग घूमने जाते हैं यहाँ पे। प्रभाणी ये जो आपका वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, याद रखेंगे। यानी जो पूछ रहे थे कि कृष्णा नदी इधर की तरफ जाएगी उधर की तरफ जाएगी, तो जो स्लोप होता है नदी का वो याद रखेंगे, उस स्लोप आपका डाउन की तरफ है, ईस्ट की तरफ। यानी अगर आपको मैप में दिखाता हूँ तो ये मैप आपको ऐसा दिख रहा है, और इसमें ये नदी जो है इधर की तरफ नीचे जा रही है। यानी अगर मैं इंडिया को यहाँ से बनाता हूँ और यहाँ से बनाता हूँ, इधर नीचे की तरफ बहते हुए जा रही है। और आपका मैप कुछ ऐसा है, समझ पा रहे हैं दोस्त आप बात को? मैप कुछ ऐसा है, यानी नीचे की तरफ जा रही है नदी, इधर की तरफ। पहाड़ियां जो है कुछ इस तरीके हैं। वेस्टर्न घाट का हिस्सा ही है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। फ्लोज पैरेलल एंड साउथ, बिल्कुल सही आंसर। इसका मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। जो वेस्टर्न घाट है उसका रीजन अलग है, ईस्टर्न का अलग है। ईस्टर्न मेनली सेडिमेंटेशन के चक्कर में है, और वेस्टर्न जो हम अफ्रीका से अलग होते हैं उसकी वजह से है। मतलब अगेन, मतलब नॉट रिलेटेड टू एसएससी, तो इसका डिस्कशन मैंने नहीं करा है। फ्लोज पैरेलल एंड साउथ ऑफ गोदावरी, क्या ये बात आप समझ पाए? अब क्योंकि गोदावरी और कृष्णा दोनों आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि जो गोदावरी गोदावरी और कृष्णा नदी के जो बीच वाला इलाका है, ये एक गोदावरी कृष्णा बेसिन कहलाएगा। ये आपकी ईस्ट फ्लोइंग नदी है, ईस्ट फ्लोइंग, इधर की तरफ जा रही। नहीं सर, रिवर ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। उसका रीजन अनुशा ये है कि जो वेस्टर्न घाट है वो ऊंचाई में ज्यादा है, और इंडिया का जो एलिवेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अभी आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आप मुझे समझ दें, मैं भी आपको बताता हूँ इसके बारे में। कुछ मैं देखता हूँ मेरे आसपास मुझे कुछ मिल जाए तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो अगर आपको लैंड ऐसा दिखता है तो ऐसा नहीं है, ऐसा की जगह हल्का सा उठा हुआ है यहाँ से, तो इस चक्कर में एक तरफ से दूसरी तरफ बहते हुए जाती है।
ये जो बेसिन है याद रखेंगे, दिस इज द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ साउथ इंडिया। क्या इस बात को आप समझ पाए? कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है ये लार्जेस्ट बेसिन है एंड दिस इज वेरी फेमस फॉर कल्टीवेशन ऑफ राइस। यानी ये देश का सबसे बड़ा बेसिन है जो कि नॉन पेरेनियल रिवर की वजह से बनता है। यानी सबसे बड़ा बेसिन ऐसा जो कि बनता है उस नदी की वजह से, उन नदियों के चक्कर में जो कि आपकी 12 महीने नहीं बहती। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? और ये जो बेसिन है बहुत सारे इलाके में पानी देता है, याद रखेंगे, जिसमें कर्नाटक को बहुत सारा पानी इससे मिलता है। करीब 40% के आसपास आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो है कर्नाटक के पास पानी जाता है। इसका डिस्कशन आपके साथ करेंगे। मानसी, एक्चुअली ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं यूपीएससी के मेंस का जीएस उनका पेपर का सवाल है और ये उसी में पिछले से पिछले साल पूछा गया था आपका कि बाकी सभी नदियां ईस्ट फ्लोइंग है लेकिन यही दोनों वेस्ट फ्लोइंग क्यों है। तो इसका डिस्कशन मैं आपके साथ कर लूंगा, अभी चिंता ना करें। अभी के लिए जरा हम इस टॉपिक पे फोकस करते हैं। गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग है, गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग है, बिल्कुल। ये डाउट क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो कुछ गलत नहीं बोल रहा। नहीं यार, सही तो बोल रहा हूँ। ये तो बहुत इतनी बेसिक चीज है कि मुझे लग रहा है मैं ही तो कुछ गलत नहीं बोल रहा। सब इधर की तरफ जा रही है ना। काश आप मेरे पड़ोसी, विश्वास करो मेरा पड़ोसी ऐसे नहीं कहता, मैं उसे बहुत परेशान कर देता हूँ कभी कभी। चलो आगे चलते हैं। नहीं ऑन सीरियस नोट ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे चलते हैं। हो सकता है देखिए, क्योंकि नदी बह रही है तो बेटा नदी हमें कहीं ना कहीं तो पानी देती है। वो जहाँ पर पानी देती है उसका मतलब बेसिन होगा। जरूरी नहीं है बेसिन का मतलब नॉर्दर्न प्लेन जैसा महसूस होगा, ऐसा नहीं है। चलो आगे चलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक तो आप बात समझ पा रहे हैं। कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो भीम नदी है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है, याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो कोयना नदी है ये एक ऐसी नदी है जो कि खुद भी महाबलेश्वर से ही निकलती है। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि एक पहाड़ी के दो अलग अलग तरफ से दो नदियां निकल सकती हैं, क्योंकि पास पास है तो हो सकता है आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाए। अब कोयना नदी जो है ना, याद रखेंगे, महाराष्ट्र से ही शुरू होती है और महाराष्ट्र में ही खत्म होती है और महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाके को पानी देती है। इसलिए यही वो नदी है जिसे हम कहते हैं लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। यस अमन, मैं ये आपको कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि नॉर्थ जितने राइस कल्टीवेशन होगा, बट जो भी राइस कल्टीवेशन वहां पे करा जाता है वो मेनली इस बेसिन के डिपेंडेंस में करा जाता है। एंड अगेन ये बेसिन खुद भी बारिश पर ही डिपेंड करता है। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो बारिश पर डिपेंडेंट है, बिकॉज इस बेसिन में भी जो पानी आएगा वो बारिश की वजह से लार्जली आता है। तो अगेन अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर वुड बी द रिवर, द रेनफॉल इटसेल्फ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भीम जो है वो कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी, इस बात को याद रखेंगे। और इसी तरीके जो कोयना नदी है, कोयना नदी जो है आपकी, इसे बोलते हैं लाइफलाइन ऑफ महाराष्ट्र, बिकॉज ये महाराष्ट्र से शुरू होकर महाराष्ट्र में खत्म होती है। महाबलेश्वर से ये भी इसका ओरिजिन होता है और ये जो है महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाके को पानी देती है। क्या मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं? ये मिलती है कहाँ पे? कराड़ नाम की जगह है, बड़ी फेमस है आपकी। फेमस इन द सेंस महाराष्ट्र के लोगों ने सुनी होगी, और बस थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कुछ और बात आपके साथ कर लेते हैं। तुंगाभद्रा, ये ध्यान रखेंगे आप, ये जो है तुंगा और भद्रा दोनों को मिलाते हैं तब जाकर बनती है। कोडली नाम की जगह है जहां पर ये मिलती है और खुद जाके आगे कृष्णा नदी से मिलती है जो कि आलमपुर नाम की जगह पे पड़ता है। क्या समझ पा रहे हैं दोस्तों आप बात को? क्वेश्चन टैब बंद कर लेते हैं। क्या यहां तक आप सारी बात समझ पाए? कुछ और बातें भी आपके साथ कर ली जाएं आप कहें तो। कहाँ मीट करती है पूछा नहीं जाता रट्टू पोपट, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा तो मुझसे पूछा जाता है। फिर तरह तरह की बातें होती हैं, इसलिए जरा मैं खुद ही बता देता हूँ। आगे चलते हैं। क्या पता बाकी देखो क्या पूछ ले। आगे चलते हैं, कुछ और बात करते हैं। एक जगह पड़ता है हैदराबाद, शायद आपने सुना होगा, चार मीनार हैदराबाद, और भी बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे फेमस। ये मूसी नदी के किनारे पड़ता है, तो मूसी रिवर जो है इससे होते हुए गुजरती है, ये आपको पता होना चाहिए। एसएससी क्वेश्चन कैसे बनाता है अभी आपको इसके बारे में बताता हूँ, चिंता ना करें। अब जरा आपको मैं बता देता हूँ इससे सवाल कैसे कैसे बनते हैं। देखो मैं पेपर सेट करता, सबसे पहले मेरा टारगेट रहता कट ऑफ 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। वो दो ही तरीके हो सकता है, एक तो पेपर थोड़ा सा हैवी बने और दूसरा पेपर में रीजनिंग थोड़ी सी टफ हो जाए। तीसरा जो इंग्लिश है उसके अंदर अपना आप कहेंगे कि वोकैब वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है
मैं वो कैप वैसे तो कम ही आती है, वो कैप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते थे। और इसके अलावा मैथ्स को मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैथ्स भी मैं हल्की सी चलो सेम ही लेवल रख लेता। मतलब टारगेट सबसे पहला तो कट ऑफ 110 से 120-25 तक ही रहनी चाहिए। सेकेंडली मोर इंपॉर्टेंटली जो पेपर का लेवल होता है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है, क्योंकि मतलब बराबर होने से नॉर्मलाइजेशन का जीरो इम्पैक्ट आता है। जीएस तो मैं ऐसे ही रखता, जीएस तो बहुत ही रैंडम पूछी जाती है, जीएस तो ऐसे ही रखते हैं हम लोग, ये मतलब हाइपोथेटिकल बातें इफ आई वर आ वाली, क्योंकि मैं देखो कट ऑफ नीचे जाएगी तो सबके पास फाइट रहती है। और सेकंडली क्या है कि ये एक रेस ऐसी हो गई जिसमें अगर आप पहले में 170 नहीं ला रहे तो आप मतलब ऑलमोस्ट आप एक नॉर्मल सी जॉब लेके निकलोगे, क्योंकि सेकंड थर्ड लेवल में भी, थर्ड लेवल बिल्कुल राम भरोसे है, 60 नंबर, किसी को 35, किसी को 70, तो वो भी राम भरोसे है। तो बीच वाला एक टीयर बचता है मेंस वाला, और बस उसी में है जो है। चलो आगे चलते हैं। होना ही ऐसे चाहिए ना, पेपर ऐसे ही होना चाहिए। पेपर का मतलब ये होता है, देखो स्कूल के मतलब स्कूल के नंबर से ज्यादा नंबर चाहिए, कोई स्कूल के लेवल का पेपर थोड़ी है। स्कूल में बच्चे के आते हैं 90% तब जाके उसका कुछ भला होता है। यहाँ पे देखो 90% डबल के लिए लाने पड़ते हैं, तब जाके वो डबल की लिस्ट में आखिरी नंबर पे होता है। चलो खैर आगे चलते हैं, ये सब बातें इतनी मैटर नहीं करती। चलो कुछ और बात आपके साथ करते हैं। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है, यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात को समझ चुके हैं। अगली नदी की अब मैं आपके साथ यहाँ पर बात करने वाला हूँ। क्या आप पूरी तरीके तैयार हैं दोस्तों? अगली नदी की अब मैं आपके साथ यहाँ पर बात जो है छेड़ने जा रहा हूँ, जिसका नाम है महानदी। सबसे पहले आप मैप में देखें, नींद आ रही है बहुत, बिल्कुल आप आराम करें, थोड़ी देर आप सो सकते हैं और आप बाद में बाकी सेशन देख लेना। जी हाँ, ये पूरा हो गया। महानदी आप देखें, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये महानदी आप सभी को दिख पा रही है। अगर महानदी में आपसे पूछता हूँ तो सीक्वेंस में सबसे ऊपर रहेगी महानदी, ये बात आप समझ पाए। यानी महानदी सबसे ऊपर है, उसके बाद आपकी गोदावरी है, फिर कृष्णा, फिर कावेरी है, आपको पता होना चाहिए। और महानदी भी जो है ये आपकी किधर की तरफ जाती है? महानदी आपकी जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कृष्णा के नीचे की तरफ जो है आपकी कावेरी आती है। क्लास अभी चलेगी पूरे 35 मिनट और। ये आपकी है महानदी। चलो फोकस करते हैं महानदी पे। इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो है सिहावा नाम की जगह पे, जो कि पड़ता है छत्तीसगढ़ में। और सिहावा जो जगह पड़ती है, ये प्लेस है, याद रखेंगे, ये एक रिवर है, ये पड़ता है रायपुर जिले के अंदर। तो अगर आपको सिहावा नहीं दिखता तो आपको ये रायपुर भी देखने को मिल सकता है। यानी महानदी का जो ओरिजिन है वो आपका कहाँ से होता है? सिहावा से होता है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ये यहाँ से निकलती है, और अगर सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है। थोड़ा सा मैप देखिए, फिर मैप में ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, फिर मैं सीधा डेटा पे खेलूंगा, बिकॉज अगेन मतलब मैप को हम बाद में देख लेंगे, डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट। एक बार फाइनल बार मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। नदी जो है यहाँ से निकल रही है, हल्का ऊपर की तरफ जाके उड़ीसा में एंटर कर रही है, इस बात को आप देख पा रहे हैं, ऊपर जाके उड़ीसा में एंटर कर रही है और उसके बाद फ्लो कर रही है। चलो इतना ही अभी अपने लिए काम का है, अब मैं आपको मैप नहीं दिखाने वाला हूँ कुछ समय तक। सिहावा से ये निकलती है, और छत्तीसगढ़ से निकलने के बाद ये हल्का ऊपर की तरफ जाती है, नॉर्थ जाती है, फिर ईस्ट जाती है, फिर उड़ीसा में एंटर करती है। उड़ीसा में एंटर करने की जगह जो है वो रायगढ़, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वहां से उड़ीसा में एंटर करती है। और यहीं पर बॉर्डर पे, यानी जो छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा का बॉर्डर है, यहाँ पर एक डैम आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है हीराकुद। ये ध्यान रखेंगे आप, ये आपका छत्तीसगढ़ और आपका बॉर्डर के पास आप कह सकते हैं, यानी एंटर करते ही एक डैम बना हुआ है यहाँ पर। और ये जो जगह पड़ता है आपका हीराकुद डैम, ये आपका पड़ता है संबलपुर जिले में। बहुत बार पूछा जाता है पेपर में, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। तो रायपुर से निकलती है और रायगढ़ में जाकर मिलती है। मैं देख लेता हूँ मैंने सही लिखा, रायगढ़ में जाकर एंटर करती है। हीराकुद है, हाँ, दोनों दोनों प्रोनाउंस करे जाते हैं, दोनों प्रोनाउंस करे जाते हैं बेटा। संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, जैसे ईसोफेगस होता है ना, उसमें ओ आता है, ओ नहीं आता, दोनों चलते हैं यहाँ पे। संबलपुर और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा है, और ये ध्यान रखेंगे आप, यहाँ से निकलती है और उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, ईस्टर्न घाट की तरफ जाती है, और यहाँ से जाती है एक जगह जिसे हम कटक बोलते हैं, कटक जाती है, रायगढ़ नहीं समझे। देखो अगर यहाँ एक जगह है जिसे छत्तीसगढ़ बोलते हैं, जिसके इधर उड़ीसा बोलते हैं, यहाँ से निकलेगी जिसका नाम रायपुर है, और यहाँ से इधर जाएगी, इसका नाम आपका क्या है? इसे आप बोलते हैं यहाँ पर रायगढ़। तो रायगढ़ इधर पड़ता है, इधर संबलपुर पड़ता है, तो बीच में आपको यहाँ पे बांध देखने को मिलता है। क्या आप समझ पाए? यानी रायपुर से निकल के रायगढ़ से संबलपुर जा रही है, बीच में आपको बांध देखने को मिलता है, जो कि स्टेट बाउंड्री भी है एक तरीके से। कटक पहुंचती है, कटक पहुंचने के बाद यहाँ पर जाके टूट जाती है, कटक पहुंचने के बाद एंड रीचेस कटक एंड डिवाइड्स इनटू
many distributaries to form महानदी डेल्टा। क्या इस बात को आप समझ पाए? यानी वहां जाके टूट जाती है और वहां पर जाके महानदी का डेल्टा बना देती है, जो आपने डायग्राम में भी देखा होगा। और याद रखेंगे यहाँ पर ड्रेन्स, जो मेन वाली स्ट्रीम है, ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल नियर पारादीप, ठीक है, पोर्ट ओडिशा। मैंने आपको बताया है कि एक नदी है जिसका नाम महानदी है। वो महानदी के बारे में मैंने आपको बताया कि सिहावा नाम की जगह पे ये जो है निकलती है। तो रायपुर जिले के अंदर ये सिहावा पड़ता है और ये छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है। छत्तीसगढ़ से आगे की तरफ जाती है और आगे जाने का मतलब ये हो गया कि ये आपकी आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच जाती है? ये आपकी पहुंच जाती है उड़ीसा। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? भाई सबसे पहले सिहावा पहुंची, सिहावा से आगे गई छत्तीसगढ़ में, मतलब सिहावा जो कि रायपुर में है, जो कि छत्तीसगढ़ में, वहां से आगे जाती है हल्का ऊपर और ईस्ट की तरफ बढ़ती है, उड़ीसा की तरफ जाती है। रायगढ़ जिले से हीराकुद डैम से पास होते हुए आगे बढ़ते हैं और आपको किस पे जाती है? संबलपुर जिले ऑफ उड़ीसा में, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में जाती है। अभी उड़ीसा के अंदर आ चुकी है, उड़ीसा के अंदर ईस्टर्न घाट पे पहुंचती है और उसके बाद यहाँ से कटक नाम की जगह पे जाके छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स में टूट जाती है और यहाँ पर बनाती है महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा जब इसका बनता है तो मेन स्ट्रीम जो है वो पारादीप पोर्ट के पास फाइनली जाके बे ऑफ बंगाल के अंदर मिल जाती है। क्या बात को समझ पाए? मुझे बताएं। चलो आगे चलते हैं फिर। कल मतलब जो आने वाला कल है, कैसे है? मतलब डेट आप बताएं मुझे। 11 मार्च, 11 मार्च तक सेशन चलेगा, आप चिंता क्यों करते हैं? आप चलाएंगे आपके लिए 11 मार्च तक सेशन। चलो ध्यान से बात को समझें। अब कुछ और डिस्कशन मैं आपके साथ यहाँ पे करने जा रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से आप बात को समझेंगे। एक छोटी छोटी बातें मैं आपसे और यहाँ पे कर लेता हूँ, जरा स्क्रीन पे फोकस करें। एक अभी हमने डिस्कशन करा था, शायद आपको याद हो, वो डिस्कशन था हमारा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, गोदावरी कहाँ गई? ये रही गोदावरी। क्या आप सभी को स्क्रीन पर गोदावरी वाली स्लाइड दिख रही है? बड़े ही ध्यान से आप मेरी बात समझे, फोकस अपना बना रहना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेट गोल अपना क्या है कि सीखना अल्टीमेट गोल है, बाकी सारी बातें अलग है। मैंने आपको बताया है गोदावरी का जो ओरिजिन है त्रिम्बकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र के अंदर होता है। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। त्रिम्बकेश्वर पहाड़ियां हैं, नासिक नाम का जगह है और वो की कहाँ पड़ता है आपका? नासिक नाम का जिला महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। यहाँ से ही आगे की तरफ जाती है, शायद आप देख पा रहे होंगे, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इन सब तरफ जाती है और फाइनली ये आगे बढ़ती है, बे ऑफ बंगाल से मिलती है। कुछ चीजें मैं आपको यहाँ और समझाना चाहूंगा। बीच में कुछ इलाके पड़ते हैं जो कि मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ। कहाँ लिखूंगा? स्पेस देख रहा हूँ, छोटा सा पॉइंट बस मुझे लिखना है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो इलाका आपका पड़ता है ना, इसे हम बोलते हैं राजमुंदरी, राजमंडरी भी इसे बोला जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, राजमंडरी। बीच बीच में डाटा डाल के मुबारक हो। क्या इस बात को आप समझ पाए? अब यहाँ से जो दो इलाकों में टूटती है, बड़े ही ध्यान से आप बात को समझेंगे, ये जो दो इलाकों में टूटता है, ये ऊपर वाला जो इलाका आपका बनता है ना, तो कोई इसे अलग से अगले पेज पे बना दूं और बताओ। ये आपका यहाँ आया और इस टाइप से ये दो हिस्सों में आपका टूट गया, इस टाइप से मान लेते हैं टूट गया। क्या समझ पाए? यानी सबसे पहले तो मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया, राजमंडरी, और इसके अलावा चलो भाई बहुत बढ़िया, भी बहुत बढ़िया, अगर रखी होगी तो बिल्कुल आप चिंता ना करें सुरजीत। देखो अब बड़े ही ध्यान से आप समझना, ये जो इलाका है ना आपका, ये आता है आपका ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। अगर आप इस इलाके से हैं तो आपने सुना होगा ये ईस्ट गोदावरी जिला पड़ता है, और ये जो है आपका वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। ये कुछ वैसी फीलिंग आ रही है जैसे होता है ना, छोटे बच्चे की ट्यूशन चल रही है उधर, उसका क्योंकि 6 से 7 वो ट्यूशन पढ़ रहा है, उधर दूसरे कमरे में क्या रहा है, बच्चे के लिए टोपी मंगवाई जा रही है और केक की बातें हो रही है, प्लानिंग चल रही है, मोमबत्ती लाई जा रही है। कोशिश करें जरा अभी बच्चे को, अपने अंदर का जो बच्चा है उसे पढ़ने दे, बिकॉज उसका सिलेक्शन कराना जरूरी है। राजमंदरी मैंने आपको बता दी, ईस्ट गोदावरी जिला आपको बता दिया है, और वेस्ट गोदावरी जिला मैंने आपको बता दिया। और ये जो इलाका है ना आपका, क्या इस इलाके को आप समझ पा रहे हैं? अगर मैं आपको एक इलाका मार्क करके देता हूँ तो ये थोड़ा आगे तक भी जा सकता है, इसी को मतलब हार्ड एंड फास्ट में यहीं तक जाता है। ये इलाका आप समझ पा रहे हैं? यहां पर पड़ता है आपका कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट।
और ये जो है ना सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट है आफ्टर मैनग्रोव्स ऑफ सुंदरबन। कुछ नया सीखने को मिला, इसे साफ साफ लिखता हूं मैं आपके लिए। इन इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ, जी हाँ इसी इलाके में पड़ता है, ऑफ मैनग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया, ऑब्वियसली आफ्टर सुंदरबन। स्ट्रेच का मतलब फैलाव, कितने में फैला हुआ है, एरिया कह सकते हैं, स्ट्रेच की जगह एरिया लिख सकते हैं हम, सुंदरबन। चलिए बहुत बढ़िया है। और मोर इंपॉर्टेंटली पता है कि कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है? मैक्सिमम बच्चे जो हैं, आप सबको पता है क्या टिक करेंगे, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वेस्ट बंगाल टिक करेंगे या फिर बांग्लादेश टिक करेंगे। बहुत 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 कहीं चलेगा तो उड़ीसा जाएंगे, इससे आगे जा ही नहीं सकते। मुझे पता है कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पड़ता है, बिल्कुल सही, आंध्रा के पास पड़ता है। देखो ये जो डेटा है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा स्टेट लेवल जा चुका हूँ, मतलब ये वो सवाल है जो कि यूपीएससी के मीडियम लेवल के सवाल आप कह सकते हैं। अगेन डेटा में ऐसा कुछ नहीं होता, यूपीएससी एसएससी जब पूछ लिया जाता है तो वो उस पेपर का हिस्सा बन जाता है। ये इसमें मुझे एक भी रीजन नहीं मिलता कि एसएससी में क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए, क्यों नहीं पूछा जाएगा, मतलब मेरे पास रीजन नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली रैंडम सवाल एसएससी पूछता है, वन ऑफ द रैंडम क्वेश्चंस है, एंड इनफैक्ट आई वुड से रैंडम है, ये एक इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये जो क्लासेस में ऐड करा रहा हूँ, ये आप पॉजिटिव तरीके ले रहे हैं, बिकॉज ये आप ही के लिए करा जा रहा है, वरना अगर मुझे सिलेबस खींचना होता, नर्मदा तापी लूनी न जाने क्या क्या मैं अब तक बता चुका होता। मैंने आपके लिए यहाँ पे कोरिंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट लिखा है और कुछ जिले बताए, राजमुंदरी आपको बताया, कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ पर और बताई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सारी बातों को समझ पा रहे हैं। कुछ और डेटा मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, फाइनल टच में 2 नदियों का आपको देने जा रहा हूँ। क्या कृष्णा नदी आप अच्छे से समझ चुके हैं? कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से चलती है, महाराष्ट्र से, शायद आपको पता होगा, वेस्टर्न घाट वाला हिस्सा पड़ता है। और देखो ये सिलेबस का सवाल प्लीज मुझसे मत पूछा करो। मैं मतलब देखो सिलेबस जिस दिन मैं पूरा कराने पे आऊंगा ना, मैं इसी क्लास को 2 बजे तक ले जाऊंगा, बिकॉज मुझे रोकने वाला कोई नहीं, और मैं आज ही सिलेबस पूरा करा दूंगा। तो आप चिंता मत करो, बस मेरे साथ बने रहो, सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो मैं वापसी आ रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड द डेडिकेशन। ऐसा नहीं कि मैं अपने बारे में कह रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं तीसरी बार उस टॉपिक पे वापसी आऊँ, मुझे आप में से किसने कहा थोड़ी है कि सर कोरिंगा कहाँ पर, ये तो मैं अपनी नियत से, मन से आपको पढ़ा रहा हूँ, चलो सीख जाओगे, अच्छी बात है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है, वेस्टर्न घाट जाती है, ये बात समझ चुके होंगे आप। यहाँ से आगे कर्नाटक जाती है, याद रखेंगे आपका बेलगांव जो जगह है कर्नाटक की, वहां से होते हुए कृष्णा नदी निकलती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और तेलंगाना भी जाती है, तेलंगाना आपकी जाती है, रायचूर जो जिला है वहाँ आपका कर्नाटक का, वहां से होते हुए जाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप ये बात समझ पा रहे हैं। मैं एक और डेटा देख लेता हूँ, कुछ फैक्ट्स मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ महानदी से पहले। कृष्णा नदी हेडिंग मैंने डाल दी, कृष्णा नदी मैंने आपके लिए हेडिंग डाल दी, बेलगांव से होते हुए जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आपका रायचूर जिले से होते हुए जाती है, कर्नाटक है, कर्नाटक, ये भी आपका कर्नाटक है। इसके बाद श्री सेलम डैम जो है, ये कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है, ये ध्यान रखना। थोड़ा सा और डिटेल ले जाऊं, ले जाता हूँ, चलो। ये ना बॉर्डर पे बना हुआ है, और बॉर्डर पे जो आपका हिस्सा है आंध्र प्रदेश वाला, आंध्र प्रदेश की साइड तो आपको देखने को मिलता है कुर्नूल नाम का जिला, और दूसरी तरफ आपको पड़ता है तेलंगाना, और वहां आपको देखने को मिलता है महबूब नगर। ये महबूब नगर, कुरनूल, इन सब इलाकों से होते हुए जाती है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। इसके बाद जाती है एक जगह जिसे हम विजयवाड़ा बोलते हैं। क्या ये पेपर का सवाल नहीं बन सकता कि विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे? क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। और यहाँ जाके आगे जाके टूट जाती है और ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल नियर दिविसीमा आइलैंड्स। क्या इस बात को आप समझ पाए? दिविसीमा आइलैंड के पास से ये जाकर मिल जाती है। मैंने आपको बताया कृष्णा नदी को लेकर कुछ और बातें। बेलगांव कर्नाटक, रायचूर कर्नाटक से होते हुए आगे जाती है, रायचूर से इनफैक्ट आगे जाकर राज्य पलटती है अपना। और श्री सेलम डैम जो है ये आपका कृष्णा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। कुर्नूल और महबूब नगर जिले हैं, कुर्नूल जो है आंध्र प्रदेश का पड़ता है, महबूब नगर जो है तेलंगाना का बनता है। इन 2 इलाकों के बीच में ये डैम आपका बना हुआ है। और विजयवाड़ा जो है, विजयवाड़ा नाम का जो प्लेस है, ये आपका कहाँ से, विजयवाड़ा जो आपका प्लेस है, याद रखेंगे इससे होते हुए गुजरती है और बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, दिविसीमा नाम के आइलैंड्स बनाते हुए, बेसिकली डेल्टा बनाता है। ये बिल्कुल हाई स्कोर महाबलेश्वर है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सारी बात जो है समझ चुके हैं। जिस पॉइंट पर
वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है जितना जरूरी है बेटा, सब कवर कर दिया है। बाकी देखो कोई लिमिट नहीं है, आप इसी टॉपिक को और भी डिटेल में पढ़ सकते हो, बट अगेन मतलब आपको कहीं तो रुकना ही पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, विजयवाड़ा जो है इस नदी के किनारे स्थित है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं दोस्तों? अगली हेडिंग आप डालें कृष्णा नदी, सॉरी कावेरी नदी। डेटा आपको दे देता हूँ बस में, थोड़ा सा बस एक दो पेज लिखवा देता हूँ, और सिर्फ एक दो पेज आपको लिखवा देता हूँ, चिंता ना करें, ठीक है। एक दो पेज आपको लिखवा देता हूँ। महानदी, जी हाँ महानदी आपकी कंप्लीट करा दी है मैंने। कावेरी जो है याद रखेंगे, इसका जो ओरिजिन है वो होता है ताल कावेरी में, और ये जो है आपका ब्रह्मगिरी सुना होगा आपने, हिल्स के पास पड़ता है, और ये जो है आपका भाग मंडल नाम का प्लेस पड़ता है, जो कि कोडागु या कोडगु डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि कर्नाटक में पड़ता है साहब। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? ये पेपर का सवाल है या नहीं है, मुझे बताएं। बिल्कुल सही बात है। देखो मेरा फर्ज जो है ना वो मुझे अदा करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुषा। ओरिजिन ताल कावेरी, ब्रह्मगिरी, भाग मंडल कोडगु और कर्नाटक। आगे चलते हैं। अब इसके अलावा ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये आपकी पहुंचती है कहाँ पर, मैसूर जाती है, और इसके अलावा जाती है श्री रंगपट्टनम जाती है, और यहाँ से तमिलनाडु चली जाती है, यहाँ से तमिलनाडु की तरफ चली जाती है। एक बात ध्यान देंगे कि अगर कोई चीज कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से कोई चीज निकलती है, तो पूरे चांस है कि अगर उसे तमिलनाडु जाना है तो बीच में आंध्रा पड़ेगा। सोचो आप भाई, अगर कोई चीज कर्नाटक से निकलती है तो बीच में आंध्रा जरूर पड़ेगा, बट ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि दिस रिवर डज नॉट एंटर आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी बॉर्डर पे बॉर्डर पास हो जाती है, ये आंध्र प्रदेश में एंटर नहीं करती। छोटा सा फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और अभी आपसे बर्थडे की बात भी करते हैं, बिल्कुल चिंता ना करें, डायरेक्ट भी जा सकती है, बिल्कुल डायरेक्ट ही जाती है हिमांशु, बस मैं इसलिए पूछ रहा था कि जिससे आपको पता है नहीं पता। ये डायरेक्टली ही जाती है, आंध्रा नहीं जाती। एक इलाका पड़ता है आपका तमिलनाडु में, स्टैनली रिजर्वॉयर। ये स्टैनली रिजर्वॉयर पानी का एक इकट्ठा आप तालाब कह सकते हैं, जिसके ऊपर मेट्रो डैम बना हुआ है। मेट्रो डैम किसके ऊपर बना हुआ है? कावेरी के ऊपर बना हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से क्या करता है, कुछ इलाकों में जाता है जिसे आप त्रिची बोलते हैं, शायद आपने सुना होगा, त्रिची सुना होगा, या हो सकता है तिरुचि सुना हो, तिरुचि सुना हो, या तिरुचिपल्ली सुना हो, तिरुचिपल्ली, सब एक ही है, मतलब कोई फर्क नहीं है, सब एक ही है, सब एक ही है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद ये अगले आगे जाती है, कहाँ जाती है? बे ऑफ बंगाल में। बर्थडे की बात जरूर करेंगे, आप चिंता ना करें। बे ऑफ बंगाल में जाती है, और बे ऑफ बंगाल में एक जगह पड़ती है आपकी पुमपुहार बीच। पुमपुहार बीच जो है यहाँ पर एक चली जाती है। मैं उम्मीद करूँ आप यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं। छोटा सा फैक्ट आपके लिए कावेरी का मैं यहाँ पर पेश करता हूँ। जो कावेरी नदी है, दिस इज दी ओनली पेरेनियल रिवर ऑफ साउथ इंडिया। इनका अलग ही जोन चल रहा है। कावेरी नदी जो है, दिस इज द ओनली पेरेनियल रिवर ऑफ साउथ इंडिया। और अगर आप नोटिस करेंगे, दिस इज वन ऑफ दोस बैचेस जिसमें आपको मैक्सिमम फ्रीडम मिली होगी। कभी आप इस चीज को नोटिस करना, आई सपोज मेरे बैचेस में आपको मैक्सिमम फ्रीडम मिलती है, यानी डांट नेक्स्ट टू जीरो। एंड इसके अलावा भी कमेंट सेक्शन ऑलमोस्ट 100% टाइम्स ऑन, डाउट्स ऑलमोस्ट 100% टाइम्स आपके लिए जाते हैं। और लेकिन फिर भी बढ़िया बात बताऊं क्या है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैचेस। और आपकी तारीफ ये है कि आपको पता होता है कहाँ पे जाकर रुकना है, और यही ब्यूटी है। आप अच्छे से पढ़ते रहें और हम अच्छे से पढ़ाते रहें, और क्या। पेरेनियल का मतलब होता है जो पेरेनियल, यानी जो 12 मासी होती है, यानी 12 महीने जो बहती है, 12 महीने जो बहती है, वो आपका पेरेनियल नदी होती है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंदस, ये सब पेरेनियल नदियां हैं, बिकॉज इसमें 12 महीने पानी रहता है। बट साउथ की नदियों में क्या होती है ना, बारिश पे डिपेंडेंट होती है, जिसके चक्कर में ये जो नदियां होती हैं हमारी, वो बारिश जब नहीं होती तो उस पॉइंट पे इसमें पानी नहीं रहता। बट फिर यहाँ पर ऐसे कैसे पानी जो है आ जाता है? यहाँ पर पानी कैसे आ जाता है? देखो, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये जाते जो मानसून आता है उससे पानी इसके अंदर आता है। ऑब्वियसली बात है, ऊपर वाले में जब पानी होगा तो नीचे तो पानी आएगा, क्योंकि नदी इस तरफ बह रही है। जब वापसी मानसून जाता है तमिलनाडु होते हुए, तो इस इलाके के अंदर इसमें पानी आ जाता है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा नदी के अंदर हर समय जो है पानी रहता है। एक अराइवल ऑफ मानसून के समय और एक वापसी के समय, रिट्रीट ऑफ मानसून के समय इसके अंदर पानी रहता है। बट वो अलग अलग इलाका होता है, जरूरी नहीं है पूरी नदी में रहेगा। मेनली जो सदर्न पोर्शन आपका होता है, वहां पर रिट्रीटिंग मानसून के समय बारिश होती है, तो उसके अंदर पानी बना रहता है। मुझे बताएं, यहाँ तक आपको सारी बात जो है अच्छे से समझ
समझ आई या नहीं आई? भाई आज का सेशन नो डाउट हैवी था, बट अगर आप नोटिस करते हो हमने काफी कुछ डिस्कस करा है। महानदी को एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे, जैसे मैंने इन्हें मल्टीपल टाइम्स करा है ना, महानदी भी आपको दोबारा लिखवा दूंगा और बताओ, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। मैं देख लेता हूँ किस किस का बर्थडे है, एक बार आप मुझे बता दो भाई। सभी को वेरी हैप्पी बर्थडे। 2-3 लोगों का शायद बर्थडे है एंड अच्छे से देखो अपना बर्थडे मनाए, लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, मजा तभी है जब अगला बर्थडे जो है अपने पैसों से हो। अभी भी हो सकता है आप कमाते हो, आई वोंट से कि आप नहीं कमाते, बट आंखों में सपने तो है ना, तो जब तक वो पूरे नहीं होते, जब तक वहां तक नहीं पहुंचते, तब तक आप कोशिश करें एंड बस पूरी जान आप लगाएं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सेशन में मजा आया होगा, आप इस तरीके से सीखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, जिसका कल परसों भी बर्थडे है, तो एडवांस में बर्थडे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस बात को ख्याल रखें कि तैयारी के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। मतलब अगर मेरा खुद का भी बर्थडे होगा तो भी मैं नहीं रुकूंगा, किसी का भी बर्थडे हो, सबसे पहले आपकी तैयारी, ठीक है। इनफैक्ट आपका खुद का हो तो भी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। अपनी ख्याल रखें, अच्छे से तैयारी करें एंड पूरी जान आप लगा दें, बाकी जो होगा देखी जाएगी। मेक श्योर इस सेशन को आप अच्छे से लगाएं एंड बस पूरी जान आप लगा दें। महानदी को लेकर मैं एक और बार डिस्कशन कर लूंगा, उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह कुछ लिखवा देंगे, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन मैंने आपको वैसे नोट करा दिया है, फिर भी आप एक बार देख लेना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। फटाफट से मैं आपके डाउट्स देख लेता हूँ एंड वेरी गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।